Hello everyone, this is Mohit Dagar, advocate from the Merit Law Group and welcome back to another video. In this lecture we will study भारतीय न्याय संहिता 2023, ठीक है। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने फ्रॉम सेक्शन 1 टू सेक्शन 171 आपको अच्छे से पढ़ा दिए हैं, ठीक है। हमने सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 171 तक, ठीक है, अच्छे से पढ़ लिए हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं अपने सेक्शन 172 के आगे वाले प्रावधान, ठीक है। तो देखिए चैप्टर 9 हम पढ़ रहे हैं भारतीय न्याय संहिता के, जो कि बताता है ऑफ ऑफेंसेस रिलेटिंग टू इलेक्शंस, ठीक है। वो वाले अपराध जो कि सीधा सीधा संदर्भ रखते हैं किससे, चुनावों से, ठीक है। मतलब चुनाव में कोई अपराध वगैरह हुए हैं तो वो वाले हम अपराध पढ़ रहे हैं, ठीक है। चुनावों के दौरान कोई अपराध हुए हैं तो वो है क्या, वो अपराध हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 9 में। तो देखिए सेक्शन 172 अब हम पढ़ने वाले हैं। हमने 171 तक पिछले वाली वीडियो तक पढ़ चुके हैं। अब देखिए सेक्शन 172 पर्सोनेशन एट इलेक्शंस। अब पर्सोनेशन हुई है और कहाँ हुई है, इलेक्शंस में हुई है। तो देखियो क्या परिभाषा निकल गया थी। देखिए सेक्शन 172 का बॉडी, ठीक है। देखिए whoever at an election applies for a voting paper on votes in the name of any other person। तो अब एक जो व्यक्ति, ठीक है, तो अब जो व्यक्ति अप्लाई कर देता है, मतलब क्या कर देता है, अप्लाई कर देता है, ठीक है, फॉर अ वोटिंग पेपर ऑन वोट्स। एक व्यक्ति जो कि वोट तो डाल सकता है पर वो व्यक्ति अपनी वोट नहीं डाल रहा, किसी और की वोट डाल रहा, तो यही बता रहे पर्सोनेशन। देखिए whoever at an election applies for a voting paper on votes in the name of any other person। तो जो कोई भी अप्लाई कर देता है, ठीक है, क्या कर देता है, अप्लाई कर देता है कि उसको कोई वोट डालनी है, मत डालना है, ठीक है, किसी पेपर पर, ठीक है। तो ऑब्वियसली अब ईवीएम मशीन आ चुकी है पर वो इसमें इंप्लाइड है, ठीक है। किसी को भी अब मत जानना है, अपना मत का प्रयोग करना है और बैलेट पेपर पर, ठीक है। इसमें जो पेपर का वर्ड है वो बैलेट पेपर है, पर इस बैलेट पेपर में हमारा ईवीएम मशीन भी इंप्लाइड। अब देखिए ऑन वोट्स इन द नेम ऑफ एनी अदर पर्सन। अब एक व्यक्ति ने अप्लाई तो किया, ठीक है, कहां पर अप्लाई किया, जहां पर वोटिंग सेंटर होता है वहां पे जाके अप्लाई तो किया कि ये मैं हूं, मेरी वोट मेरे को कास्ट करने दीजिए। पर अब क्या हुआ, वो व्यक्ति जो वोट डालने वाला ना, वो उसकी वोट तो एक्चुअली है ही नहीं, वो किसी और की वोट कोई और व्यक्ति बन के डाल रहा है। मतलब मेरे को वोट डालनी है, अब मैं अपनी वोट तो डाल के आ चुका 1 घंटे पहले, पर अब मैं क्या करता हूं, मेरे को मेरे कैंडिडेट को जिताना है, ठीक है। तो अब क्या होगा, तो अब मैं दूसरे व्यक्तियों की जो कि यहाँ के वोटर तो हैं पर वो यहाँ अवेलेबल नहीं है, वो कहीं बाहर जा रहे इलेक्शन वाले दिन पे, तो मैं उनके कार्ड लेके और उनकी पहचान बनाकर वोट डालने जाता हूँ। तो अब क्या होगा, तो ये पर्सोनेशन हुई, ठीक है। मैंने अपना रूप बदला और मैं उनके रूप को धारण करके वोट डालने जा रहा हूँ उनकी। अब देखिए वेदर लिविंग और डेड। अब जिसकी मैं वोट डालने जा रहा हूँ या तो वो जीवित है या वो मर गया, ठीक है। अब देखिए और इन अ फिक्टिशियस नेम, या फिर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की वोट डालने जा रहा है, ठीक है, कोई मन गढ़ंत नाम बना के, ठीक है। अब देखिए who have voted once at such election applies at the same election for a voting paper in his own name। तो जिस इलेक्शन में एक व्यक्ति ने पहले वो वोट डाल चुका है पर फिर से वो अप्लाई करता है क्या करने के लिए, एक और वोटिंग पेपर को लेने के लिए अपने ही नाम से, ठीक है। तो देखिए एंड whoever अब जो कोई भी भड़काता है, प्रोक्योर्स, ठीक है, जो कोई भी क्या करता है, थोड़ा बहुत मतलब लालच देता है, और अटेम्प्ट टू प्रोक्योर, या फिर प्रयास करता है लालच देने का कि तू मेरे को अपनी वोट डालने दे, तू तो मुंबई में है, गुड़गांव में इलेक्शन चल रहे, तू क्या कर, मैं तेरे को बता रहा हूं, तू मेरे को वोट डालने दे, तू ऐसा कर, मेरे को इजाजत दे दे। तो अब देखिए द वोटिंग बाय द एनी पर्सन इन एनी सच वे। तो एक व्यक्ति किसी और को भड़काता भी है ना कि तू जाके वोट डाल दे, और हालांकि अब जिस व्यक्ति को वो बोल रहा है, ऑफेंडर बोल रहा है कि तुम जाके वोट डाल दो, वो व्यक्ति अपनी वोट कास्ट कर चुका है। पर अब वो व्यक्ति अगर वो मान गया तो वो कौन क्या करेगा, वो किसी और व्यक्ति के नाम पे किसी और पर्सन की आइडेंटिटी से वोट डालेगा। अब देखिए कमिट्स द ऑफेंस ऑफ पर्सोनेशन एट एन इलेक्शन। तो अब क्या अपराध कर दिया उन व्यक्ति ने, ऑफेंडर ने, उन्होंने पर्सोनेशन, ठीक है, रूप बदलकर बहरूपिया बनकर, ठीक है, पर्सोनेशन किसी और की आइडेंटिटी धारण कर क्या किया है, इलेक्शन में, एक चुनाव में दूसरी, ठीक है, वोट डाल दिए। मतलब अब मैं हूं, एग्जाम्पल भाई समझ में आ रहा है आपको, एग्जाम्पल देखिए, मैं हूं मोहित, मेरे मान के चलिए मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्शंस हैं, ठीक है। आज क्या इलेक्शन मान के चल लीजिए, आज का इलेक्शन है और एमएलए वोटिंग का इलेक्शन चल रहे हैं, और मैं अपनी वोटिंग सेंटर पर गया, तो मैं जाते के साथ सुबह 9 बजे वोट डाला है अपनी, ठीक है। तो अब क्या होता है, मेरे को कहीं से पता लगा कि भाई मेरा कैंडिडेट तो हारने वाला है, तो मैं क्या करूंगा, अब मेरे को देखा कि मेरे जो पड़ोसी उड़ोसी हैं वो तो सब घूमने गए हुए हैं, उनकी वोट कौन कास्ट करेगा, तो अब मैं वोटिंग सेंटर में दोबारा जाता हूँ, ठीक है, उनके नाम से एक वोटिंग पेपर ले लेता हूँ कि भाई फलाने नाम से पेपर दियो, फलाने नाम से पेपर दियो, और बार बार अब रिपीटेडली जाके उनके नाम से वोट डाल रहा हूँ। भाई मैं तो अपनी वोट का जो मेरे मत का अधिकार था मैं यूज कर चुका हूँ ना एक बार,
तो मेरा तो उस दिन का खेल खत्म, मैं तो भाई यूज कर सकूं मेरी वोट, अब तो जब अगला इलेक्शन होगा तब डालूंगा। तो अब क्या हो रहा है, ये सीधा सीधा पर्सोनेशन हो रही है, ठीक है, ये पर्सोनेशन हो रही है, और मैं पर्सोनेशन कर रहा हूँ दूसरे व्यक्ति की, अपनी पड़ोसियों की आइडेंटिटी की, जो मेरे पड़ोसी कहीं घूमने गए और वो वोट नहीं डाल रहे, ठीक है। तो अब ऐसा करना भी अपराध है, और मेरे ऊपर कौन सी चार्ज लगेगा, मेरे ऊपर सेक्शन 174 का चार्ज लगेगा, क्योंकि सेक्शन 172 की पनिशमेंट सेक्शन 174 में है, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 172 का पैरा 1। अब पढ़ते हैं हम सेक्शन 172 की बॉडी का प्रोवाइजो। Provide that nothing in this section shall apply to a person who has been authorized to vote as proxy for an elector under any law for the time being force, insofar as he votes as a proxy for such elector। तो बता दिया गया है प्रोवाइजो उन व्यक्तियों को बचा रहा है कि एक व्यक्ति को कानून ने ही ऑथराइज कर रखा है कि आप एक दूसरे वोटर की जगह प्रोक्सी, एज अ प्रोक्सी उसकी वोट डाल सकते हो, तो उसके उस व्यक्ति के ऊपर अब कोई भी ऑफेंस नहीं बनेगा। मतलब ऑफेंस अगर पुलिस वालों ने चार्ज भी किया, कोर्ट ने चार्ज भी कर दिया, तो उसको बरी कर दिया जाएगा, उसके ऊपर चार्ज स्टेज पे उसके ऊपर एक्सेप्शन के तहत उसका केस खत्म कर दिया जाएगा, ठीक है। उसको क्या कर दिया जाएगा, चार्ज फ्रेम से पहले क्या होता है, चार्ज फ्रेम से पहले डिस्चार्ज होता है, और चार्ज फ्रेम करने के बाद कोर्ट चार्ज फ्रेम कर लेते हैं, उसके बाद एक्विट होता है, ठीक है। तो यही बता रहा है कि सेक्शन 172 का जो प्रोवाइजो है वो यही बता रहा है कि ये धारा सेक्शन 172 पर्सोनेशन, ठीक है, पर्सोनेशन एट इलेक्शन की, इलेक्शन पर रूप बदलकर किसी और व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति की वोट डाली, तो ये पर्सोनेशन उस व्यक्ति पर नहीं लगेगा जो कि एक दूसरे व्यक्ति के लिए वोट डाल रहा है एज अ प्रोक्सी। प्रोक्सी क्या होता है, प्रोक्सी क्या होता है, जैसे हम कॉलेज में बोलते थे कि मैं थोड़ा लेट हो गया कॉलेज में जाने के लिए, तो मैं अपने फ्रेंड को फोन कर देता कि भाई मैं 5-10 मिनट लेट हो गया हूं, तो अटेंडेंस लगेगी ना, तो मेरे नाम से यस बोल दियो कि वो आने वाला है, तो मैं उसकी मतलब प्रॉक्सी लगवा रहे थे, ठीक है। तो यही होता है कि अब एक व्यक्ति को अगर कानून ने इजाजत दे रखी है कि आप एज अ प्रॉक्सी एक वोटर की वोट डाल सकते हो, तो उसके ऊपर ये सेक्शन 172 और ना ही तो सेक्शन 174 में उसको कोई सजा नहीं मिलेगी। उसको अगर पुलिस वालों ने भी अगर एफआईआर लॉन्च कर दी है, ठीक है, या एनसीआर लॉन्च कर दी है, तो सीधा क्या होगा, उसको उस अक्यूज को, उस ऑफेंडर को चार्ज फ्रेमिंग की स्टेज पे कोर्ट डिस्चार्ज कर देगा, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 172 का प्रोवाइजो, जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आप अंडर एनी लॉ को मार्क कर लीजिए, ठीक है। अब सेक्शन 172 की जो मेन बॉडी थी ना, उसमें आप क्या क्या मार्क कर लीजिए, देखिए, हुएवर एट एन इलेक्शन को मार्क कर लीजिए, ठीक है, अप्लाइज फॉर वोटिंग को मार्क कर लीजिए, ठीक है, इन द नेम ऑफ एनी अदर पर्सन को मार्क कर लीजिए, ठीक है, वेदर लिविंग और डेड को मार्क कर लीजिए, फिक्टिशियस नेम को मार्क कर लीजिए, ठीक है, वोटेड वंस को मार्क कर लीजिए, ठीक है, अबेट्स को मार्क कर लीजिए, प्रोक्योर्स को मार्क कर लीजिए, अटेम्प्ट टू प्रोक्योर को मार्क कर लीजिए, ठीक है, इन एनी सच वे। तो ये हमारा सेक्शन 172 में मैंने मार्क करा दिया। ये इंपॉर्टेंट सेक्शन ही आ जाता है, क्योंकि इलेक्शंस हमारे देश में होते रहते हैं, और ऐसा आमतौर पे मैंने भी खुद देखा है कि क्या होता है, ऐसा आमतौर पे मैंने भी खुद देखा है कि जो जो मैंने ये देखा है, क्या देखा है कि जो ये गांव की जो लड़कियां होती हैं, ठीक है, मैंने गांव देहात में ये देखा है कि जो ये गांव की लड़कियां होती हैं, इनकी शादी कर देते हैं उनके पेरेंट्स, ये दूसरे टाउन में, विलेज में, या फिर कोई और गांव में चली जाती है, शादी करने के बाद अपने मैट्रिमोनियल हाउस में चली जाती है। तो क्या करते हैं, जो उनकी वोट तो भाई वहीं बनी हुई है, उनके पेरेंटल होम में। तो अब जो उनके जो वहां के जो ये पॉलिटिशियंस वगैरह जो भी खड़े होते हैं, कैंडिडेट्स खड़े होते हैं, तो ये क्या करते हैं, उन लड़कियों की वोट्स को इस्तेमाल करते हैं किसी और के थ्रू, मतलब किसी और लेडी के थ्रू ही एज अ उनके नाम का वोटिंग पेपर ले लेते हैं। और वो लेडीज जो एक महिला की शादी हो चुकी है दूसरे किसी विलेज में, ठीक है, तो आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो वो लेडीज उन कैंडिडेट्स की, भाई कोई भी वो रिलेटिव हो सकती है, वो जाके उनके नाम पर क्या करती है, वोट डाल देती है, ठीक है। तो ये भी होता है, मैंने खूब देखा है, हमारे पास एक केस भी आया हुआ था, ठीक है। तो यही होता है सेक्शन 172 की पर्सोनेशन। भाई जिसने भी अपना रूप बदलकर किसी और की वोट थी, अब वो व्यक्ति अवेलेबल नहीं है, या फिर कुछ भी एक्सवाइजेड रीजन है, या वो व्यक्ति मर चुका है, या फिर वो व्यक्ति जीवित भी है, पर कुछ भी भाई मर गया है तो तभी वोट नहीं डालनी उसकी, ठीक है। अब एक व्यक्ति मर ही गया है तो ही डजंट हैव एनी राइट टू कास्ट द वोट, ठीक है। अब एक व्यक्ति जीवित है, पर वो जिस जगह इलेक्शन हो रहे हैं पर वहां वो अवेलेबल नहीं है और उसकी वोट वही है, तो अब एक व्यक्ति ने उसका रूप धारण कर मतलब उसकी आइडेंटिटी धारण कर उसके नाम से वोटिंग पेपर ले लिया ना इलेक्शन ऑफिसर से, ठीक है, इलेक्शन सेंटर पे, तो पर्सोनेशन का अपराध बन जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 172 जो कि मैंने आपको पढ़ाया। आप देखिए सेक्शन 173 मैं आपको पढ़ाऊंगा, जो कि ब्राइबरी, ठीक है, जो हमारा सेक्शन 170 था जो कि ब्राइबरी की परिभाषा दे रहा था, तो सेक्शन 173 ब्राइबरी, ठीक है, रिश्वतखोरी की पनिशमेंट बता रहा है कि कोई कैंडिडेट, ठीक है, या फिर कोई वोटर भी, ठीक है,
या तो क्या करता है, रिश्वत देता है या फिर रिश्वत एक्सेप्ट स्वीकार कर लेता है, तो उसको कितनी सजा मिलाई जाएगी? देखिए, whoever commits the offense of bribery shall be punished with imprisonment of either addition for a term which may extend to 1 year और with fine और with both। तो जिस किसी ने भी इलेक्शंस पर, ठीक है, इलेक्शन वाले दिन, ठीक है, क्या किया, इलेक्शन वाले दिन या इलेक्शन वाले दिन से पहले क्या किया, एक व्यक्ति ने ब्राइबरी, रिश्वत दी किसी वोटर को या कैंडिडेट को, एक व्यक्ति ने, ठीक है, कैंडिडेट ने या फिर वोटर ने रिश्वत प्राप्त करी, स्वीकार करी, ठीक है, तो उसको 1 साल तक की जेल कटवाई जाएगी। और इधर डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, हार्ड लेबर के साथ भी हो सकती है और सिंपल भी हो सकती है, या फिर बोथ, ठीक है, या फिर फाइन के साथ भी छोड़ सकते हैं, 1 साल की जेल नहीं तो फाइन करवा दो, दे दो, और या तो दोनों भी, 1 साल तक की जेल भी और जुर्माना भी, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 173 की पनिशमेंट, जो कि ब्राइबरी की पनिशमेंट थी। अब इसका प्रोवाइजो देखिए, प्रोवाइडेड ब्राइबरी बाय ट्रीटिंग शैल पनिश विद फाइन ओनली। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो ब्राइबरी है ना, ट्रीटिंग से, कि भाई रिश्वतखोरी क्या दी है कि मेरे नाम पे वोट डाल दियो, खाना खुना खिला दूंगा, पार्टी दे दूंगा, बढ़िया सा डिनर करवा दूंगा, ठीक है, लंच करवा दूंगा, ठीक है, तो ये अगर इस तरह की ब्राइबरी है तो ये ओनली इसमें जुर्माना लगेगा अक्यूज्ड को, ठीक है। अब सेक्शन 173 की एक्सप्लेनेशन देखिए, ट्रीटिंग मीन्स द फॉर्म ऑफ ब्राइबरी वेयर द ग्रेटिफिकेशन कंसिस्ट इन। अब जो हमारे सेक्शन 173 के प्रोवाइजो में ट्रीटिंग बता रहा था कि जो ट्रीटिंग, जो खाना पीना खिला देते हैं, तो यही अब एक्सप्लेनेशन में ट्रीटिंग में बता रहा है कि क्या क्या शामिल होता है। तो देखिए, ट्रीटिंग मीन्स, ट्रीटिंग का मतलब है दैट फॉर्म ऑफ ब्राइबरी वेयर द ग्रेटिफिकेशन कंसिस्ट इन। तो ट्रीटिंग वो फॉर्म है ब्राइबरी की जिसमें ग्रेटिफिकेशन, लालच देना में क्या क्या शामिल है, फूड, खाना, ड्रिंक, पीना कुछ, ठीक है, एंटरटेनमेंट कुछ, भाई ये डांस वगैरह की, ठीक है, एंटरटेनमेंट, मूवी दिखा दूंगा भाई तेरे को, मेरी वोट डाल दियो, ठीक है, और प्रोविजन या फिर और अन्य इनसे मिलते जुलते और कोई प्रावधान, ठीक है। तो ये हमारा सेक्शन 173 जो कि पनिशमेंट आप हमें बता रहा था सीधी सीधी किसकी, ब्राइबरी की, ठीक है, जो कि कितनी है, 1 साल तक की पनिशमेंट मिल सकती है, ठीक है, और या फिर जुर्माना देकर भी छोड़ सकते हैं या फिर दोनों ही, ठीक है। अब देखिए सेक्शन 174 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता में पढ़ने वाला जो कि बताता है पनिशमेंट फॉर अनड्यू इन्फ्लुएंस और पर्सोनेशन एट एन इलेक्शन। तो अब अनड्यू इन्फ्लुएंस का यूज करा, ठीक है, तो अब अनड्यू इन्फ्लुएंस का यूज करा या फिर क्या किया, पर्सोनेशन की इलेक्शंस पर। तो अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या है कि भाई जो कोई भी क्या करता है, इंटरफेयर करता है इलेक्शंस में, ठीक है, इंटरफेयर करता है, डराता है, धमकाता है, कुछ भी, मतलब ना डोमिनेशन दिखाता है इलेक्शंस वाले दिन, ठीक है, इलेक्शन वाले दिन या उससे पहले भी। तो अब क्या होगा, वो अनड्यू इन्फ्लुएंस यूज कर रहा है, वो फेयर इलेक्शन में इंटरफेरेंस कर रहा है, ठीक है, उस इंटरफेरेंस की वजह से क्या हो रहा है, और वो इंटेंशन के साथ इंटरफेयर कर रहा है एक कैंडिडेट या फिर एक वोटर, कि मैं क्या करूं, मैं इस इलेक्शन में जो ये वोटर्स वगैरह है, ये जो कैंडिडेट वगैरह है, इनको थ्रेट कर दूं, ठीक है, कि ये क्या ना कर पाए, अपने इलेक्शंस की फेयर जो इनकी वोटिंग राइट है उसको इस्तेमाल ना कर पाए। तो देखिए, अब सेक्शन 174 में उसी की पनिशमेंट बता रखी है कि पनिशमेंट फॉर अनड्यू इन्फ्लुएंस बता रखी है, और पर्सोनेशन एट इलेक्शन, जो अभी मैंने सेक्शन 172 पढ़ा है ना, उसमें पर्सोनेशन है कि पनिशमेंट मिलेगी, सेक्शन 172 पर्सोनेशन की पनिशमेंट मिलेगी सेक्शन 174 में। तो हम देखिए पनिशमेंट पढ़ते हैं, पहले हम पढ़ते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस की। तो देखिए सेक्शन 174 की बॉडी, सॉरी, whoever commits the offense of undue influence, तो जो कोई भी घटित कर देता है कौन सा अपराध, अनड्यू इन्फ्लुएंस का अपराध, ठीक है, मतलब एक इलेक्शन, एक फेयर गोइंग ऑन इलेक्शन है, उसको उसमें इंटरफेरेंस कर, ठीक है, या फिर थ्रेटन करता है, डराता है एक व्यक्ति, ठीक है, किसी कैंडिडेट को या फिर किसी वोटर को, ठीक है, और उसके जो बिल्कुल ओके जो वो है, उसकी जो फ्री एक्सरसाइज है इलेक्टोरल राइट को इस्तेमाल करने की, हमारे जो लेजिस्लेचर ने उसको दी हुई है, उसको इस्तेमाल करने से रोकता है। तो अब उसने अनड्यू इन्फ्लुएंस किया तो उसको कितनी सजा मिलेगी, देखिए, whoever commits the offense of undue influence or personation at an election shall be punished with imprisonment of either district for a term which may extend to 1 year or with fine or with both। तो किसी ने भी अगर अनड्यू इन्फ्लुएंस, ठीक है, अपनी किसी वोटर को या कैंडिडेट को डराया, तो भाई उसको भी 1 साल तक की जेल कटवाई जाएगी। या फिर जिस किसी ने भी दूसरे व्यक्ति की आइडेंटिटी धारण कर, ठीक है, दूसरे व्यक्ति की वोट डाली, ठीक है, उसके नाम पे, तो उसको भी 1 साल तक की जेल कटवाई जाएगी, या फिर जुर्माना भी दे सकते हैं, या फिर दोनों, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 174 ऑफ द बीएनएस। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 175 ऑफ द बीएनएस, जो कि बताता है फॉल्स स्टेटमेंट इन कनेक्शन विद एन इलेक्शन। सेक्शन 175, फॉल्स स्टेटमेंट इन कनेक्शन विद एन इलेक्शन। अब एक झूठा कथन क्या कर दिया, एक झूठा कथन किसी ने मतलब फैला दिया, ठीक है, मार्केट में छोड़ दिया, क्या करने के लिए, इन कनेक्शन विद एन इलेक्शन, और उस झूठे कथन का
सीधा सीधा डायरेक्ट कनेक्शन, ठीक है, सीधा सीधा लेना देना किसके साथ है, एक चुनाव के साथ। तो आप देखिए, तो वो सेक्शन 175 का अपराध बनेगा। तो देखिए, whoever with intent to affect the result of an election, तो जो कोई भी इरादन पूर्वक, ठीक है, जो कोई भी इरादा, इरादा क्या होता है, मेंस या इंटेंशन, ठीक है, इंटेंशन, जो कोई भी इंटेंशन के साथ क्या करता है, whoever with intent to affect the result of an election makes, तो जो कोई भी इंटेंशन के साथ क्या करता है, एक चुनाव के नतीजों को अफेक्ट करने के लिए, ठीक है, परिणाम, उसमें कुछ परिणाम, परिणाम भाई दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव परिणाम या फिर नेगेटिव परिणाम। तो ये देखिए, whoever with intent to affect the result of an election, तो जो कोई भी, जिस किसी की भी इंटेंशन है, इरादा है कि मैं क्या करूंगा, मैं एक चुनाव के रिजल्ट्स को क्या करूंगा, उसमें कुछ अफेक्ट डालूंगा, उसमें कुछ असर डालूंगा, ठीक है। तो अब इस अफेक्ट के साइड में आप लिख सकते हैं, ठीक है, इसमें पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। आप देखिए, मेक्स और पब्लिश एनी स्टेटमेंट, तो वो जो कोई भी इंटेंशन के साथ बस एक इलेक्शन के रिजल्ट को अफेक्ट करने के लिए क्या करता है, कुछ कथन, ठीक है, कुछ कथन या तो मुख से बोलता है, वॉइस से बोलता है, या फिर पब्लिश या फिर छाप देता है, ठीक है। एनी स्टेटमेंट परपोर्टिंग टू बी अ स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट which is false and which he either knows or believes, फिर ठीक है, मतलब एक व्यक्ति एक इलेक्शन, एक चुनाव के रिजल्ट्स को अफेक्ट करने के लिए मेक कर देता है और या फिर पब्लिश कर देता है, ठीक है, एक कथन, ठीक है, और वो कथन चाहे कोई भी कथन हो, उस चुनाव के रिजल्ट से जुड़ा हो। और देखिए, और क्या होगा, परपोर्टिंग टू बी स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, और वो जो कथन है ना, वो एक तथ्य, एक जो चुनाव से जुड़ा हुआ कोई तथ्य है, उसका कथन है वो, ठीक है। आप देखिए, विच इज फोल्स, जो कि कथन झूठा है, वो स्टेटमेंट जो एक व्यक्ति ने मेक और पब्लिश की है वो बिल्कुल सरासर झूठी है, ठीक है। और देखिए, एंड विच ही ईदर नोज, झूठी है और साथ साथ उसको पता है, उसको या तो जानकारी है या फिर उसको यकीन करने के कारण है क्या, टू बी फोल्स, कि ये झूठी हो सकती है, ठीक है। और डज नॉट बिलीव टू बी ट्रू, या फिर उसको, उस व्यक्ति को जो कि स्टेटमेंट मेड कर रहा है, उसको यह पता है कि ये सत्य है, ये सच्चाई भी नहीं है जो मैं कथन मेड कर रहा हूं, ठीक है। अब देखिए, इन रिलेशन टू द पर्सनल कैरेक्टर और कंडक्ट ऑफ एनी कैंडिडेट, और वो फॉल्स स्टेटमेंट चुनाव रिजल्ट को अफेक्ट करने के लिए किसके प्रति देता है, एक व्यक्ति, एक मैन, वुमेन या फिर ट्रांसजेंडर, सीधा सीधा संदर्भ, वो स्टेटमेंट, वो कथन एक व्यक्ति का, ऑफेंडर का, ठीक है, रिजल्ट को अफेक्ट करने के लिए किसके ऊपर है, सीधा सीधा इन रिलेशन टू द पर्सनल कैरेक्टर, जो निजी चरित्र होता है, और निजी चरित्र किसका, एक कैंडिडेट का जो कि चुनाव में उठ रहा है, और कंडक्ट ऑफ एनी कैंडिडेट, या फिर व्यवहार एक कैंडिडेट का, ठीक है, कैसा है। अब वो सीधा सीधा जो स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट उस कैंडिडेट के पर्सनल कैरेक्टर, ठीक है, निजी चरित्र और कंडक्ट, ठीक है, व्यवहार के ऊपर है, ऑफ एनी कैंडिडेट, और किसके जो एक चुनाव में एक कैंडिडेट, ठीक है, जो चुनाव लड़ेगा उसके ऊपर है। देखिए, शैल बी पनिश विद फाइन, तो अब अपराधी को जुर्माना लगेगा, और इसमें जुर्माना भी बता नहीं रखा कितना लगेगा, तो भाई हम मान लेते हैं अगर इसको कोर्ट ऑफ सेशन ट्राई करेगी तो भाई अनलिमिटेड लगेगा, ठीक है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ट्राई करेंगे तो भाई 50,000 लगेगा, 50,000 लगेगा। अगर सीजीएम ट्राई करेंगे तो अनलिमिटेड लगेगा, ठीक है। पर फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस भी देखे जाएंगे केस के, ठीक है। तो सीधी सीधी सेक्शन 175 आपको आया समझ में, सीधी सीधी सेक्शन 175 ये बात कर रहा है कि एक व्यक्ति है, ठीक है, हुएवर, मैन, वुमेन या फिर एक ट्रांसजेंडर, तो वो क्या करता है, ये तीनों में से कोई भी एक स्टेटमेंट, एक कथन मार्केट में छोड़ देते हैं, और वो कथन सीधा सीधा क्या करता है, पब्लिक उन्हें सुनती है उस कथन को, और पब्लिक उस कथन पर भाई भरोसा भी करती है। भाई व्यक्ति चिल्ला चिल्लाकर टेम्पो में स्पीकर लगवा के बोल रहा है, क्या बोल रहा है, ये कथन से क्या होने वाला है कि एक रिजल्ट है, जो इलेक्शन चुनाव का रिजल्ट है वो अफेक्ट होने वाला, उस पर कुछ नतीजा क्रिएट करने वाला। नतीजा कैसा भाई, अगर पर्सनल कैरेक्टर, जो एक कैंडिडेट है जो एक इलेक्शन में खड़ा हो रहा है, उसके तो कैरेक्टर को वो लूज कर रहा है, उसको, इसके कैरेक्टर को बिल्कुल उसके ऊपर लांछन लगा दे रहा है एक स्टेटमेंट, एक व्यक्ति का, ऑफेंडर का, या फिर एक व्यक्ति के कंडक्ट, व्यवहार के बारे में, ठीक है, क्या उसका व्यवहार है, क्या उसका अच्छा व्यवहार है, बुरा व्यवहार है, नॉर्मल व्यवहार है, उसके बारे में वो स्टेटमेंट सीधा सीधा एक कैंडिडेट के बारे में, और सीधा सीधा वो स्टेटमेंट अगर मार्केट में चली गई तो सीधा सीधा अफेक्ट हो रहे हैं, नतीजा कोज हो रहा है किसके ऊपर, इलेक्शंस के रिजल्ट के ऊपर। तो अब सजा मिलेगी, और कितनी सजा मिलेगी, फाइन, जुर्माने की सजा मिलेगी, ठीक है, जुर्माने की सजा मिलेगी। तो अब तो ये था हमारा सेक्शन 175 ऑफ द बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता, ठीक है, ये था हमारा सेक्शन 175 ऑफ द बीएनएस, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 176 ऑफ द बीएनएस, ठीक है, हम पढ़ेंगे अब सेक्शन 176 ऑफ द बीएनएस, ये भी इंपॉर्टेंट सेक्शन। अब देखिए, इलीगल पेमेंट्स इन कनेक्शन विद एन इलेक्शन। अब गैर कानूनी पेमेंट्स, ठीक है, गैर कानूनी अब राशि दी गई है और
सीधा सीधा किस संदर्भ में गैर कानूनी राशि दी गई है? चुनाव के संदर्भ में। और किसको दी गई है वो भी पढ़ेंगे हम सेक्शन 176 में। तो देखिए, whoever without the general or special authority in writing of a candidate, तो अब जो कोई भी, ठीक है, जो कोई भी विदाउट द जनरल स्पेशल अथॉरिटी इन राइटिंग ऑफ अ कैंडिडेट, तो अब जो कोई भी, ठीक है, अब जो कोई भी, अब कैंडिडेट की जो चुनाव में खड़ा है ना, उसकी कोई भी अथॉरिटी, कैंडिडेट ने कोई भी अथॉरिटी नहीं दे रखी है, और ना ही तो कोई जनरल अथॉरिटी दे रखी है, ना ही तो स्पेशल अथॉरिटी दे रखी है एक व्यक्ति को, ठीक है। और अगर अगर कैंडिडेट, ठीक है, जो व्यक्ति चुनाव में खड़ा हो रहा है, वो अगर अथॉरिटी देगा भी तो वो तो जनरल होगी या फिर स्पेशल होगी। अब वो क्या करते देखिए, whoever विदाउट द जनरल और स्पेशल अथॉरिटी इन राइटिंग ऑफ अ कैंडिडेट, तो जो कोई भी, ठीक है, जो कैंडिडेट इलेक्शन में खड़ा हो रहा है ना, चुनाव में खड़ा रहा, उसकी स्पेशल और जनरल अथॉरिटी नहीं ले रखी, और वो भी लिखित में। अब क्या कर रहा है बिना अथॉरिटी लिए एक व्यक्ति? इनकर्स और ऑथराइजेस एक्सपेंसेस ऑन अकाउंट ऑफ द होल्डिंग ऑफ एनी पब्लिक मीटिंग। तो वो जो कोई भी है वो क्या करता है? अब वो जो कोई भी है वो क्या करता है? जो ऑफेंडर है, जो कोई भी, क्या एक जो ऑफेंडर है जिसने की, एक जो कैंडिडेट है जो इलेक्शन में खड़ा हो रहा है, उसकी कोई भी अथॉरिटी नहीं लेता है कि भाई, अब मैं हूं, मान के चलिए मैं ऑफेंडर हूं, मैं क्या करता हूं, मेरे को एक नेताजी से बड़ा प्यार है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी में एज ए एमएलए उठ रहे हैं, ठीक है, इलेक्शन लड़ने वाले हैं। तो मैं क्या करता हूं, नेताजी को कुछ नहीं बताता, XYZ नेताजी गए भैंस चराने, मैं क्या करता हूं, मैं एक जन सलाब का, ठीक है, वो कर देता हूं कि भाई फलानी तारीख को, ठीक है, मान के चलिए 15 अगस्त को, मैं क्या करता हूं, पब्लिक को बुला लेता हूं कि मैं एक जन सलाह कर रहा हूं नेताजी के नाम का। और अब मैं क्या करता हूं, देखिए, इनकर्स और ऑथराइजेस एक्सपेंसेस ऑन अकाउंट ऑफ द होल्डिंग ऑफ एनी पब्लिक मीटिंग। तो अब मैंने पब्लिक मीटिंग, जनता जनार्दन के लिए एक जन सलाह, ठीक है, एक मीटिंग, एक सभा का आयोजन कर दिया, ठीक है, और मैंने जो कैंडिडेट था जो चुनाव में खड़े हो रहे हैं, उनकी कोई परमिशन नहीं, उनकी कोई अथॉरिटी भी नहीं है कि भाई मोहित आप एक जन सलाह को बुलाइए। तो मैं जन सलाह को बुलाने के लिए क्या करता हूं, इनकर्स एक्सपेंसेस, ठीक है, मैं कुछ खर्चा लगा देता हूं, और ऑथराइजेस एक्सपेंसेस ऑन अकाउंट ऑफ द होल्डिंग ऑफ एनी पब्लिक मीटिंग, या फिर मेरे भी कोई 2-4 चेले हैं, मैं उनको बता देता हूं कि तुम जाके सबसे टेंट टुंट वालों से बात करो, और जो भी खर्चा होगा तो मैं तुम्हें ऑथराइज कर रहा हूं, तुम उनसे बात करो, मैं दे दूंगा। तो अब देखिए क्या होगा, और अपॉन एनी एडवर्टीजमेंट, तो जो कोई भी व्यक्ति है जो कि ऑफेंडर है, वो कैंडिडेट की कोई भी स्पेशल और जनरल अथॉरिटी के बिना क्या करता है, कैंडिडेट की बिना अथॉरिटी के क्या करता है एक ऑफेंडर, एडवर्टाइजमेंट उसकी ऐड करवा देता है, ठीक है, सर्कुलर, ठीक है, या तो फिर पर्चे बंटवा देता है, और पब्लिकेशन, या फिर कुछ छपवा देता है, बैनर वगैरह, ठीक है, और इन एनी अदर वे व्हाटसोएवर, या फिर और कोई भी तरीका हो जिस भी तरीके से एडवर्टीजमेंट हो सकती है, ठीक है, क्या करता है। और आगे देखिए, व्हाटसोएवर फॉर द पर्पस ऑफ प्रमोटिंग और प्रोक्योरिंग द इलेक्शन ऑफ सच कैंडिडेट। और सिर्फ क्या मतलब है, क्या मतलब है ऑफेंडर का, कि प्रमोट करना है कि जो नेताजी जिससे मैं प्यार करता हूं, जिससे मैं मतलब उनको मैं जिताना चाहता हूं, तो नेताजी की परमिशन के बिना, स्पेशल और जनरल अथॉरिटी के बिना मैं क्या करता हूं, प्रमोट, उनके वोट उनको ज्यादा मिले उसके लिए प्रमोट करता हूं कि उनकी जन सलाह में भाई बहुत व्यक्ति आए, मैं उनको भाई कुछ भी दे सकता हूं, और मैं उनको कैसे बुला रहा हूं, तो मैंने एडवर्टाइजमेंट छाप दिया, या फिर सर्कुलर्स बंटवा दिए, या फिर मैंने पब्लिकेशन कोई छाप दी है, या फिर और कोई भी तरीका, मैंने सोशल मीडिया से भाई एक पर्टिकुलर एरिया को टारगेट करके उसमें एड छुड़वा दी है। अब जनसलाह इकट्ठा हो गया, तो और मैंने फिर जनसलाह को इकट्ठा होकर मैंने क्या बोला, मैंने प्रमोट किया कि भाई सबको वोट देनी है, नेताजी को एमएलए बनाना है, हमारे जो नेताजी हैं जिसको मैं बोल रहा हूं। अब देखिए, और प्रोक्योरिंग द इलेक्शन ऑफ सच कैंडिडेट, या फिर जो जनसलाह में, जो पब्लिक मीटिंग में जो व्यक्ति आए हैं, उनको मैं क्या कर रहा हूं, अपनी तरफ उनको लालच दे रहा हूं, उनको मैं क्या कर रहा हूं, प्रोक्योर, अपनी तरफ खींच रहा हूं कि तुम इस जन सलाम में आओ और मेरी बात मानो, और क्या कर रहा हूं, उनको प्रोक्योर कर रहा हूं पब्लिक मीटिंग में जो पर्सन आए। अब देखिए, शैल बी पनिश विद फाइन विच मे एक्सटेंड टू 10,000 रुपीज। तो अब जो ऑफेंडर है जिसने नेताजी की एक कैंडिडेट की जो कि इलेक्शन में खड़े होने वाला, उसकी बिना कोई अथॉरिटी के, वो भी राइटिंग में, ठीक है, बिना कोई अथॉरिटी के, और वो अथॉरिटी भी अगर राइटिंग में नहीं मिली है उस ऑफेंडर को, एक कैंडिडेट से, तो अब उसको 10,000 तक का भी फाइन देना पड़ सकता है उस ऑफेंडर को, ठीक है। तो मतलब अगर आपको कोई नेताजी से लगाव है, आप उसके चमचे बनना चाह रहे हो, सॉरी, ठीक है, आप किसी नेताजी से जुड़ना चाहते हो, तो आपको अगर जन सलाह, ठीक है, आपको एक रैली करवानी है, आपको एक बड़े से मैदान में भीड़ इकट्ठा करवानी, ताकि नेताजी की वोटिंग जो आने वाली है उसका प्रमोशन हो सके, ठीक है, तो आपको तो नेताजी की जनरल और स्पेशल अथॉरिटी लगेगी, ठीक है। और नेताजी की जनरल और स्पेशल अथॉरिटी वो डीसी थोड़ी है, वो ऐसे ही दे देंगे, अभी तो वो सिर्फ कैंडिडेट है, पर वो क्या करेंगे, वो ऑनरेबल डीएम से परमिशन लेंगे, तभी एक जन सलाह का भी इलेक्शंस एक्ट के तहत, आजकल क्या, बहुत पहले से जब से इलेक्शन एक्ट बना है, तो जन सलाह अगर एक पब्लिक मीटिंग करनी है तो डीएम से परमिशन लेनी पड़ती है कि आप कहाँ
जन सलाह पे पब्लिक मीटिंग करने वाले हो, ठीक है। तो अब मेरे जैसा व्यक्ति एक पब्लिक मीटिंग करवाएगा नेताजी के लिए और नेताजी को पता नहीं, तो अब मैं परमिशन कहां से लूंगा? मैं तो कोई परमिशन नहीं लूंगा, और मैं उस जन सलाह में पब्लिक मीटिंग में क्या करूंगा? पब्लिक को प्रकोर करूंगा, किसी तरीके से उनको लालच दूंगा, क्या दूंगा? ऑब्वियसली उनको कुछ ना कुछ उनको ग्रेटिफिकेशन दूंगा। तो अब मेरे ऊपर 10,000 रुपए जुर्माना इस सेक्शन 176 के मेन पैरा में देना पड़ सकता है, ठीक है। और अगर मैंने कुछ ग्रेटिफिकेशन वगैरह दिए, ठीक है, तो उस धारा में भी भाई चार्ज तो लगेगा ऑफेंडर को, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 176, ठीक है। आप देखिए सेक्शन 176 का प्रोवाइजो, provided if any person having incurred any excess expenses not exceeding the amount of 10 rupees without authority obtains within 10 days from the date of such on which such expenses were incurred in the approval in the writing of the candidate shall be deemed to be incurred such expenses with the authority of the कैंडिडेट। अब प्रोवाइजो क्या कह रहा है देखिए, प्रोवाइडेड इफ एनी पर्सन हैव इनकर्ड, तो बताया गया है कि किसी व्यक्ति ने, ठीक है, एक ऑफेंडर ने, जो ऑफेंडर बनेगा इस वाले केस में, ठीक है, 176 वाले में, उसने क्या किया है? प्रोवाइडेड इफ एनी पर्सन हैविंग इनकर्ड, बताया गया कि एक व्यक्ति ने इनकर्ड किए हैं, ठीक है, कुछ खर्चे लगाए हैं, एनी सच एक्सपेंसेस, कुछ खर्चे लगाए हैं, पर वो एक्सपेंसेस, वो खर्चे कितने से ज्यादा नहीं है, नॉट एक्सीडिंग द अमाउंट ऑफ 10 रुपीज, पर वो 10 रुपए से ज्यादा के खर्चे नहीं है, ठीक है। अब देखिए विदाउट अथॉरिटी ऑब्टेन्स, तो और विदाउट अथॉरिटी उसने एक व्यक्ति ने, एक ऑफेंडर ने नेताजी के पीछे जन सलाह में 10 रुपए से कम लगाए हैं। अब देखिए क्या होगा, obtains within 10 days from the date of such expenses were incurred in the approval in writing of the candidate। और एक व्यक्ति अब जो नेताजी से प्यार करता है, पहले तो उनकी जन सलाह के लिए, पब्लिक मीटिंग के लिए, ठीक है, उनकी परमिशन लिए होगी ना, 10 रुपए से कम का खर्चा कर देता है, और फिर क्या करता है, ठीक है, आने जिस दिन खर्चा किया उस दिन से 10 दिन विदिन 10 डेज क्या करता है, नेताजी की परमिशन भी ले लेता है कि सर नेताजी मैंने आपके लिए 10 रुपए का एक जगह जन सलाह इकट्ठा किया था और मैंने खर्चा किया था। तो अब देखिए क्या होगा, he shall be deemed to have incurred such expenses with the authority of the candidate। तो माना जाएगा अगर उसने 10 दिनों के अंदर अथॉरिटी ले ली ना, राइटिंग में परमिशन ले ली, ठीक है, अथॉरिटी ले ली नेताजी की, कैंडिडेट की, तो माना जाएगा कि उसने परमिशन के साथ ही खर्चे किए हैं, परमिशन के साथ ही खर्चे किए हैं, ठीक है। तो मतलब सेक्शन 176 का जो प्रोवाइजो है ना, वो मेन सेक्शन की, सेक्शन 176 के मेन पैरा की एक्सेप्शन है, ठीक है। तो इसमें आप विद इन 10 डेज, इसको विद इन 10 डेज को आप अंडरलाइन कर लीजिए, और जो 10 रुपीज है ना, आप उसको अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 176 ऑफ दी भारतीय न्याय संहिता, जो कि इंपोर्टेंट सेक्शन था, ठीक है। तो इसमें सेक्शन 176 के प्रोवाइजो में मेरे को अब तक भी समझ में नहीं आया कि भाई आज के टाइम में कोई व्यक्ति अगर एक नेताजी का चमचा, नेताजी की बिना परमिशन लिए हुए क्या 10 रुपए ही पब्लिक मीटिंग में खर्चेगा क्या? भाई नहीं। ये इस प्रावधान में सेक्शन 176 के प्रोवाइजो में हमारे लेजिस्लेचर को चेंज करना चाहिए था, और कम से कम इसको 5 या इसको 1 लाख रुपए तो करना चाहिए था कि एक व्यक्ति 1 लाख रुपए के खर्चे कर देता है और नेताजी की कोई कंसर्न नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है कि तुम मेरे लिए 1 लाख का खर्चा करो एक पब्लिक मीटिंग में, तो माना जाता। और फिर वो 1 लाख रुपए खर्च करके वो व्यक्ति 10 दिन में नेताजी की परमिशन ले लेता, अथॉरिटी ले लेता कि हाँ सर नेताजी मैंने आपके लिए एक पब्लिक मीटिंग की थी, उसमें 1 लाख का खर्चा हो गया, तो आप मेरे को राइटिंग में लिख के दे दीजिए कि हाँ मैंने बोला था कि पब्लिक मीटिंग करो, क्योंकि नेताजी कैंडिडेट है तो भाई वो पब्लिक मीटिंग तो करेंगे। तो ये अब 10 रुपीज, ये मेरे को समझ में नहीं आया कुछ, भाई हमारा पूरा लॉ भी चेंज हुआ है और फिर भी इसमें 10 रुपीज ये रखा गया है, ये थोड़ा गड़बड़बाजी है, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 176 जो कि मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया। हम चैप्टर 9 का आखिरी प्रावधान पढ़ेंगे जो कि सीधा सीधा क्या है, सेक्शन 177 ऑफ दी भारतीय न्याय संहिता, जो कि बताता है फेलियर टू कीप इलेक्शन अकाउंट्स। अब विफल हो गया है कौन? जो ऑफेंडर बनेगा वो विफल हो गया है कि वो इलेक्शन के अकाउंट्स, मतलब इलेक्शन की जो खोज खबर थी, जो ब्यौरा था, जो खाता था, मतलब पूरी जो इलेक्शंस के अकाउंट थे, मतलब चुनाव से संबंधित जो कागजात थे, एक व्यक्ति विफल हो गया, उसको अच्छे से रख नहीं पाए, तो वो सेक्शन 177 का अपराध बनेगा, ठीक है। वो हम पढ़ते हैं बॉडी में। इससे पहले मैं एक सिप पानी की पी लेता हूं। तो देखिए सेक्शन 177 की बॉडी, were being required by any law for the time being in force। तो जो कोई भी, तो जिस किसी को भी कानून ने समय के संदर्भ में क्या किया हुआ है, रिक्वायर्ड करा है, कानून ने बता रखा है कि आपको यह करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, और एनी रूल हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ, या फिर कोई नियम है जिसका की चाल चलन किसकी तरह है, कानून की तरह, ये ठीक है। तो देखिए क्या होता है, टू कीप अकाउंट्स ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड एट और इन कनेक्शन विद एन इलेक्शन। तो जिसको की एक व्यक्ति को जिसको की कानून ने क्या दे रखा है, कानून ने उसको बोला हुआ कि आपको क्या करना है, आपको चुनाव से संबंधित क्या क्या खर्चे हो रहे हैं, ये क्या क्या खर्चे हो रहे हैं, उसके प्रति अकाउंट्स, आपको उसके प्रति अकाउंट्स, ठीक है,
एंट्री जो अकाउंट्स में भाई क्या होती है, ऑब्वियसली एंट्रीज होती है लेजर वगैरह में, आपको वो संभाल कर रखनी है। इनकर्ड एट और इन कनेक्शन विद एन इलेक्शन, ठीक है, फेल्स टू कीप सच अकाउंट शैल बी पनिश्ड विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 5,000 रुपीज। तो अब क्या कहा गया है कि सेक्शन 177 बहुत इजी है। क्या कहा गया है कि एक व्यक्ति को, ठीक है, जिस व्यक्ति को कानून ने बाध्य करा था कि आपको एक इलेक्शन में क्या क्या खर्चे एक्सपेंसेस हो रहे हैं, ठीक है, और वो एक्सपेंसेस सीधा सीधा कनेक्शन किससे रख रहे हैं, वो सीधा सीधा कनेक्शन रख रहे हैं इलेक्शन चुनावों से। अब वो व्यक्ति जिसको कानून ने बोल रखा है, कानून के द्वारा कोई रूल्स है, नियम है, उन्होंने बता रखा है कानून के नियमों ने कि आपको क्या कीप करने हैं, आपको जो खाते हैं, जो अकाउंट्स हैं किसके, और एक्सपेंसेस हैं जो कि लगे हैं, किसमें लगे हैं, एक्सपेंसेस इनकर्ड किसमें हुए हैं, एट और इन कनेक्शन विद एन इलेक्शन, एक चुनाव से संदर्भित बहुत सारे खर्चे हुए हैं, और एक व्यक्ति को कानून ने बता रखा था कि आपको इन खर्चों का पूरा अकाउंट मेंटेन करके रहना। वो विफल हो जाता है, वो अकाउंट मेंटेन नहीं कर पाता, तो अब वो अफेंडर को कितनी सजा होगी, उसको 5,000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है, ठीक है। इसमें हमें बस फाइन का प्रोविजन दिया हुआ है सेक्शन 177 में, ठीक है। तो ऑब्वियसली जो सेक्शन 177 में, ठीक है, एक्सपेंसेस इनकर्ड कितने हुए हैं, मतलब खर्चा कितना लगा है एक चुनाव में, ठीक है, उसके बारे में एक सरकारी कर्मचारी को ऑब्वियसली अब कानून ने बाध्य करा होगा कि आपको अकाउंट्स मेंटेन करके रखने। अब सरकारी कर्मचारी भी फेल हो जाता है, ठीक है, तो अब क्या होगा, सरकारी कर्मचारी को 5,000 रुपए तक जुर्माना देना पड़ेगा। अब मान के चलिए भाई हमारे बादशाहपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी में भाई इलेक्शंस होते हैं, तो उसमें क्या होता है भाई, अब एक इलेक्शन मामूली से एमएलए का इलेक्शन करवाने के लिए सरकार के फंड्स लगते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के फंड्स लगते हैं। अब वो फंड्स कहां से आते हैं, वो सरकार के तो फंड्स है। अब सरकार के फंड्स है जो इलेक्शन में वो यूज करने वाली, तो ऑब्वियसली वो क्या करेगी, सरकार के फंड्स है तो इलेक्शन में वो सरकार किसको जिम्मेवारी देगी, या तो एक हायर ऑफिशियल जो जिले का डिस्ट्रिक्ट का, या तो डीएम को, डीएम टीम बना लेगा अपने नीचे अपने जो और ये तहसीलदार वगैरह और जो ग्रेड ए के ऑफिसर्स होते हैं, ग्रेड बी के ऑफिसर्स होते हैं, कि आपको अच्छे से फेयर एंड गुड इलेक्शंस कंडक्ट कराने हैं। तो अब उनमें से डीएम साहब ने एक जिम्मेवारी दे दी कि भाई आपको एक ऑफिसर साहब आपको क्या करना है, जितने सरकार ने हमें फंड्स दिए हैं इस इलेक्शन को हमारे जिले में कॉन्स्टिट्यूएंसी में करवाने के लिए, आपको उसका पूरे एक्सपेंसेस का कितना, कहाँ का कौन सी गाड़ी मशीनों के साथ जो ईवीएम मशीन होती है वो रख के कहाँ भेजी जा रही है, उसमें कितना तेल लगा, ठीक है, उसमें क्या भाई खर्चा आया, ठीक है, कोई वोटिंग सेंटर में कितने पंखे नहीं है, मिसिंग है, वोटर्स को इनकन्वीनियंस ना हो, आप पंखे लगवाओ, पंखों में कितना खर्चा है, मान के चलिए अब ज्यादातर तो भाई वोटिंग जहाँ होती है तो वहां पे क्या होता है, सरकारी स्कूलों में वोटिंग होती है, वहां पंखे वगैरह भाई ऐसे होते हैं, लाइट वगैरह भी ऐसी रहती है। तो डीएम साहब ने ऑर्डर कर दिया, जिस व्यक्ति को एक्सपेंसेस का क्या दिया था, उन्होंने अथॉरिटी दे दी थी, एक्सपेंसेस की अथॉरिटी दे दी थी, ठीक है, कि क्या, कि डीएम साहब ने एक अफसर मान के चलिए तहसीलदार को अथॉरिटी दे दी थी कि आप आपने अपनी तहसील में, ठीक है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंसी के इलेक्शन होने वाले, आप सारे सरकारी स्कूलों में जहां पर वोटिंग सेंटर बनने वाले उसमें कम से कम हर कमरों में 4-4 लाइट अच्छी सी लगवा दो। तो उस तहसीलदार ने 5 लाख रुपए की लाइट्स लगवा दी, ठीक है, पर तहसीलदार खातों में क्या कर पाया, तहसीलदार खातों में नहीं चढ़ा पाया, तहसीलदार बिजी होने के कारण विफल हो गया, ठीक है, अकाउंट्स को मेंशन नहीं कर पाया, ठीक है, और ना ही तो डीएम साहब को जानकारी दे पाया कि क्या 5 लाख रुपए का खर्चा हुआ है। तो अब तो किसको सजा होगी इसमें फिर दोनों को चार्ज किया जाएगा, डीएम साहब को भी और किसको, और उस तहसीलदार को भी, क्योंकि कानून ने तो किसको बोला हुआ था, कि डीएम को बोला हुआ था कि तुम एक्सपेंसेस जो इनकर्ड हो रहे सरकार के, ठीक है, ऑब्वियसली सरकार के, तो तुम खर्चा इसके अकाउंट्स को क्या करोगे, कीप करोगे, रखोगे, ठीक है, आप इसका पूरा ब्यौरा खाता अपने पास रखोगे। तो डीएम ने ऐसा नहीं किया, तो डीएम को भी अक्यूज बना लिया जाएगा और उसको 5,000 रुपीज तक जुर्माना दे सकता है, और तहसीलदार को तो ऑब्वियसली देना पड़ेगा, वो को अक्यूज बन जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 177। तो इसी के तहत हमारा जो चैप्टर 9 है भारतीय न्याय संहिता का वो पूरा होता है, जिसमें हमने सेक्शन फ्रॉम सेक्शन 169 टू सेक्शन 177 अच्छे से पढ़ लिए हैं, ठीक है। और अब हम पढ़ेंगे हमारा चैप्टर 10 है, जो कि हमारा चैप्टर 10 है भारतीय न्याय संहिता का, वो जो बताता है ऑफ ऑफेंसेस रिलेटिंग टू कॉइन, करेंसी नोट्स, बैंक नोट्स एंड गवर्नमेंट स्टैम्प्स। तो ये वाले अपराध हम पढ़ेंगे कौन से, जो कि संदर्भ रखते हैं सिक्कों से, ठीक है, देश के जो सिक्के होते हैं ये चिल्लर, ठीक है, करेंसी से, देश की जो करेंसी है, ठीक है, जो धन है, ठीक है, नोट से, जो ये करेंसी नोट्स है ना, जो ये नोट्स आते हैं, नोट 500 का नोट हो गया, 100 का हो गया, 200 का, इनसे, ठीक है, बैंक नोट्स, कोई बैंक के डिमांड ड्राफ्ट है, कोई बैंक का नोट है, उससे, एंड गवर्नमेंट स्टैम्प, ठीक है, बैंक के नोट, और किस किस के साथ ऑफेंसिव अपराध हो सकते हैं,
गवर्नमेंट स्टैम्प, तो ये जो स्टैम्प पेपर्स वगैरह इनके साथ भी अपराध हो सकते हैं, तो उनसे संदर्भित चैप्टर 10 ऑफ बीएनएस में हम अपराध पढ़ेंगे, जो कि है सेक्शन 178 टू सेक्शन 178 टू सेक्शन 188, ठीक है, 178 टू सेक्शन 188। तो इसमें हमारे टोटल 11 प्रावधान है, हम इन 11 प्रावधानों को अच्छे से पढ़ेंगे। आज में तो ये नहीं हो पाएंगे, आज में बस हमारी 25 मिनट्स की वीडियो रहेगी, तो मुश्किल से इसमें हमें जितने हमसे होते हैं वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए सेक्शन 178 में आपको पढ़ाने वाला जो कि बताता है काउंटरफिटिंग कॉइन, गवर्नमेंट स्टैम्प्स, ठीक है, करेंसी नोट्स और बैंक नोट्स। तो जो कोई भी फर्जी जाली बना लेता है, क्या बना लेता है, सिक्के, तो जो कोई भी जाली, ठीक है, फर्जी जाली, अब जाली मतलब डुप्लीकेट, ठीक है, काउंटरफिट का मतलब आती है, आप समझ, डुप्लीकेट जाली, जो कोई भी डुप्लीकेट जाली बना देता है सिक्का, जो कोई भी जाली बना देता है गवर्नमेंट स्टैम्प्स, ठीक है, सरकारी ये स्टैम्प पेपर वगैरह जो 500 के आते हैं, 5000 के आते हैं, 10,000 के आते हैं, ठीक है, ये वाले, जो कोई भी नकली जाली बना देता है करेंसी नोट्स, ठीक है। अब ये जो देश के जो करेंसी नोट्स होते थे, 100 का नोट, 10 का नोट, 20 का, ठीक है, 50 का, 100 का, 200 का, 500 का, ये वाले, और बैंक नोट्स, या जो कोई भी फर्जी जाली बना देता है बैंक, ठीक है, बैंक के नोट्स। अब देखिए तो वो सेक्शन 178 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता में उसकी पनिशमेंट वो दे रखा है, परिभाषा थी कि उसमें उस जाली बनाया तो कैसे कैसे जाली हो सकता है। आप देखिए whoever counterfeits, तो जो कोई भी जाली डुप्लीकेट बना देता है, फर्जी बना देता है, और knowingly performs any part of the process of counterfeiting, या फिर जानबूझकर, एक व्यक्ति जो ऑफेंडर है वो जानबूझकर, ठीक है, उसको नॉलेज है, उसको जानकारी है कि क्या, कि एक प्रोसेस, कि एक कोई प्रोसेस, एक कोई कार्रवाई चल रही है जिसमें कि तेरा भी कोई रोल है, और तू उस प्रोसेस का क्या रोल है, उस प्रोसेस जो चल रहा है, जो ऑन गोइंग है, उस प्रोसेस में तू भी अपना कोई पार्ट प्ले करेगा, जिसकी वजह से जाली नोट और अच्छी तरह से रेडी हो जाएंगे। अब देखिए एनी कॉइन, तो काउंटरफिट, अब डुप्लीकेट ये सारे व्यक्ति क्या करते हैं, कोई कॉइन, सॉरी, जो कॉइन बनते हैं ना हमारे भाई इंडिया में, कॉइन नहीं है 1 का, 2 का, 5 का, 10 का, 20 का, ये सारे कॉइन्स, ठीक है, जो कोई भी कॉइन्स बना देता है, ठीक है, या फिर जो कोई भी जानबूझकर, ठीक है, जानकारी होते हुए भी कि ये भाई फर्जीवाड़ा चल रहा है, ये जाली, ये जालसाजी चल रही है, सरकार के जो रुपये हैं, कॉइन्स हैं, वो काउंटरफिट डुप्लीकेसी में बनाए जा रहे हैं, तो क्या होगा, देखिए एनी कॉइन, तो जो कोई भी फर्जी बना देता है कॉइन, स्टैंप इशूड बाय गवर्नमेंट फॉर द पर्पस ऑफ रेवेन्यू, ठीक है, जो स्टैंप, जो मोहर इशू होती है, किसकी वजह से, जो मोहर इशू होती है सरकार की तरफ से, ठीक है, और मोहर जो स्टैंप है, जो स्टैंप पेपर्स है, वो सरकार क्यों इशू करती है, भाई रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। अब मैंने और आपने, मान के चलिए मोहित और आपके बीच में, मेरे और आपके बीच में कोई प्लॉट का डीलिंग होगी, कोई प्लॉट का एग्रीमेंट हो गया। अब जब प्लॉट का एग्रीमेंट है, तो हम जब पैसे देके आपको रजिस्ट्री करवाऊंगा, तो ऑब्वियसली मैं सरकार को स्टैंप ड्यूटी पे करूंगा कि भाई नाउ आई एम बिकमिंग द ओनर ऑफ हिज लैंड, ठीक है, तो मैं स्टैंप ड्यूटी पे करूंगा, और वो स्टैंप ड्यूटी का जो अमाउंट है वो सीधा सरकार का रेवेन्यू है। तो देखिए करेंसी नोट, या जो कोई भी फर्जी डुप्लीकेट बना देता है करेंसी नोट, ठीक है, और बैंक नोट, या फिर कोई बैंक का नोट, ठीक है। अब बैंक नोट क्या होते हैं, यही चेक वगैरह, डीडी वगैरह, ठीक है, शैल बी पनिश विद इंप्रिजमेंट फॉर लाइफ, तो ऐसा करने पर जो ऑफेंडर है उसको इंप्रिजमेंट फॉर लाइफ, उम्र कैद की सजा मिलेगी, और विद इंप्रिजमेंट ऑफ ईदर डिस्ट्रिक्ट फॉर अ टर्म व्हिच मैक्सिमम 10 इयर्स, या फिर उसको 10 साल तक की जेल करवा सकते हैं, ठीक है, एंड शैल आल्सो बी लायबल फाइन, और जुर्माना भी मैंडेटरी लगेगा ही लगेगा, ठीक है। तो हम इसमें मार्क कर लेते हैं, क्या मार्क कर लेते हैं इसमें हम, एनी पार्ट है ना, कि कोई भी, अगर मान के चलिए अब जो एक काउंटर फिटिंग करने वाला कोई जो मेन ऑफेंडर है, ठीक है, जो कि मेन ऑफेंडर है, अब वो मेन ऑफेंडर से तो भाई काउंटर फिटिंग इतनी अच्छी तरह से होके रही, तो वो मान के चलिए 100 आदमियों को और हायर कर लेता है, ठीक है, 100 आदमियों को और रिक्रूट कर लेता है कि तुम मेरा साथ दोगे। उनमें से मान के चलिए 10 आदमी को पता ही नहीं कि ये फर्जीवाड़ा चल रहा है, 10 आदमी सोचते हैं कि इस व्यक्ति की जो हमारा मालिक है, इसकी तो भाई, इसको तो सरकार ने बोला हुआ है, ठीक है, कि आप क्या करोगे, सरकार ने बोला हुआ है कि आप नोट छापो हमारे लिए, भाई उनको भगा दिया, उनको मिसलीड कर दिया उस मेन ऑफेंडर ने। तो अब उन व्यक्ति को पता नहीं कि भाई हम भी कुछ अपना रोल प्ले कर रहे हैं इस काउंटर फिटिंग के प्रोसेस में। और वो काउंटर फिटिंग किसकी चल रही, सीधी सीधी सिक्के की, ठीक है, स्टैंप की, जो कि स्टैंप गवर्नमेंट इशू करती है, ठीक है, रेवेन्यू के लिए, ठीक है, करेंसी नोट की, बैंक नोट की, ठीक है। तो अब उन व्यक्तियों को भी सजा मिलेगी, और कितनी सजा मिलेगी, उम्र कैद तक की सजा मिलेगी, या फिर 10 साल तक की जेल करवा सकते हैं, और शैल फाइन, जुर्माना मैंडेटरी लगेगा, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 178 ऑफ दी भारतीय न्याय संहिता, ठीक है। हम पढ़ेंगे सेक्शन 178 की एक्सप्लेनेशन, जो कि बताती है, इसमें पूरी हमारी 5 एक्सप्लेनेशन है, हम पांचों की पांचों एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, जो कि बताती है, देखिए एक्सप्लेनेशन 1 और सेक्शन 178 एक्सप्लेनेशन देखिए,
फॉर द पर्पसेज ऑफ दिस चैप्टर, तो ये कह रहा है कि इस चैप्टर 10 के लिए आप क्या समझ के चलिए, आप चैप्टर 10 के लिए, आप चैप्टर 10 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता के लिए यह समझ के चलिए क्या। अब एक्सप्रेशन 1, द एक्सप्रेशन बैंक नोट, अब जो ये एक्सप्रेशन है, ठीक है, बैंक नोट, ठीक है, मीन्स, तो इसका मतलब क्या है, अब प्रोमिसी नोट, अब बैंक नोट, भाई बैंक के जो नोट है उसमें क्या क्या आता है, बैंक नोट में आता है प्रोमिसी नोट, ठीक है, और एंगेजमेंट फॉर द पेमेंट ऑफ मनी टू बियरर ऑन डिमांड, और जो डिमांड डीडी होता है, डिमांड ड्राफ्ट, वो भी बैंक नोट में आता है। इशूड बाय एनी पर्सन कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ बैंकिंग in any part of the world or issued by or under the authority of any state or sovereign power and intended to be used as equivalent to or substitute for money। और इंटेंशन क्या है, जिस व्यक्ति ने एक बैंक नोट इश्यू किया है कि ये जो बैंक नोट है, ये मैं जब इसको इस्तेमाल करूंगा तो ये किसी भी बाहर देश में मनी के लिए मेरे को, मैं इस बैंक नोट को दूंगा, वो ये किसी बाहर देश में मेरे को क्या मिल सकता है, इसके बदले पैसे मिल सकते हैं, ठीक है भाई। बैंक नोट्स होते हैं, अब डिमांड ड्राफ्ट होते हैं। अब मैं गाड़ी लेता हूँ कोई भी, ठीक है, अगर भाई मान के चलो मैं कैश गाड़ी लेता हूँ, मान के चलो मैंने 10 लाख की कोई कार ली, अब मैंने वो 10 लाख की कार फाइनेंस नहीं करा, मैंने क्या करा, मैं एजेंसी में गया, मैंने बोला कार चाहिए वाली, वो कह रहे सर 10 लाख की है। मैंने क्या किया, मैं चल तेरे अकाउंट में मैं एक डिमांड ड्राफ्ट बनवा के लाता हूँ बैंक से, तू गाड़ी को रेडी करवा दे, सजवा दे, मतलब गाड़ी को रिबन वगैरह बंधवा दे। वो बोलते सर 1 घंटे में आ जाओ, मैं अभी आपकी कार को डिलीवरी के लिए रेडी कर देता हूँ। तो मैं अपने बैंक में गया, उस कंपनी जिससे मैं कार ले रहा था उसके फेवर में मैंने डिमांड ड्राफ्ट बनवाया। अब डिमांड ड्राफ्ट है भाई एक पूरा, ठीक है, एक पूरा का पूरा बिल्कुल प्योर बैंक नोट होता है कि किसी भी व्यक्ति को डिमांड ड्राफ्ट दिया जाएगा ना तो वो उसको ले लेगा, और उसको श्योरिटी है कि जो ये डिमांड ड्राफ्ट है ना, ये पैसे इस व्यक्ति के खाते से निकल चुके हैं और अब बैंक के पास हैं, और बैंक जैसे ही मैं डिमांड ड्राफ्ट अपने बैंक में प्रेजेंट करूंगा तो वो पैसे तुरंत उस व्यक्ति के जो अकाउंट से निकल चुके हैं वो मेरे पास आ जाएंगे, ठीक है। तो मतलब डिमांड ड्राफ्ट बनता ही तब है जब एक व्यक्ति के अकाउंट में पैसे हों, ठीक है। अब मेरे अकाउंट में पैसे ही नहीं रहेंगे तो मैं डिमांड ड्राफ्ट नहीं बनवा सकता, ठीक है, क्योंकि मैंने अगर डिमांड ड्राफ्ट बनवाया तो मेरे अकाउंट से पैसे निकल जाएंगे, और निकलेंगे कहां, वो बैंक के पास रहेंगे। अब जैसे ही मैंने एक व्यक्ति को डिमांड ड्राफ्ट दिया, ठीक है, एक डीडी दिया, और उस व्यक्ति ने अपने बैंक में प्रेजेंट किया तो वो एनकैश करवा लेगा उसे। तो यही कह रहा है कि जो बैंक नोट है उसमें प्रोमिसरी नोट और डिमांड ड्राफ्ट भी शामिल है। और डिमांड ड्राफ्ट भी वो वाला की डिमांड ड्राफ्ट कौन से वाला की जैसे ही बैंक में दिया तो तुरंत एनकैश हो जाए, या फिर किसी सोवरियन पावर को दिया तो तुरंत क्या हो जाए, कि तुरंत क्या हो जाए, वो यूज हो जाए, ठीक है। तो ये हमारा एक्सप्लेनेशन 1 जिसमें कि बैंक नोट को एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे एक्सप्लेनेशन नंबर 2। देखिए, कॉइन शैल हैव द सेम मीनिंग एज असाइन्ड टू इन सेक्शन 2 ऑफ द कॉइनेज एक्ट 2011। तो कॉइन जो सिक्के का मतलब है वो कह रहा है कि जेनेसिस कहां से ले लो, जो कॉइनेज एक्ट 2011 का है ना सेक्शन 2 में, वहां से ले लो। कॉइन जो सिक्का है ना उसको वहां से समझ लो क्या मतलब है, ठीक है। आप देखिए, एंड इंक्लूड्स मेटल यूज्ड फॉर द टाइम बीइंग एज मनी। और जो कॉइन है उसमें शामिल है क्या, एक जो मेटल है, मेटल क्या होता है, एक धातु होती है, पदार्थ होता है जो कि मेटल होता है, ठीक है, ठीक है, यूज्ड एज टाइम बीइंग एज मनी। अब कोई मेटल भी समय के संदर्भ में मनी की तरह, ठीक है, मनी की तरह यूज किया जा सकता है। अब हम जो सिक्का 1 का 2 का 10 का 20 का ये इस्तेमाल करते हैं, 5 का, ये क्या एक मेटल ही तो है, पर इसको आरबीआई ने एज ए लीगल टेंडर, ठीक है, मनी के रूप में इसको लीगल टेंडर दिया हुआ है। अब आरबीआई अगर ये कह देगी कि भारतीय न्याय संहिता की बुक आज से लीगल टेंडर है, और ये लीगल टेंडर कितना है 500 रुपीज का, तो क्या जितनी मार्केट में भारतीय न्याय संहिता की बुक्स है वो सारी 500 रुपीज की वैल्यू रखेंगी, ऑब्वियसली, क्योंकि आरबीआई ने बोल दिया ना। अब हमारा नेशनल बैंक कौन सा, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो यही होगा, ठीक है। तो कॉइन का मतलब ये बता रहा है कि कॉइन का मतलब वो मेटल भी होता है जो कि समय के संदर्भ में, ठीक है, समय के संदर्भ में मनी का रूप हो सकता है। आप देखिए, एंड स्टैम्प्ड एंड इशूड बाय और अंडर द अथॉरिटी ऑफ एनी स्टेट और सोवरेन पावर इंटेंडेड टू बी यूज्ड। और जो मेटल को स्टैम्प्ड, ठीक है, मेटल को मोहर लगाई हुई है, और मेटल को इशू किया हुआ है एक किसी केंद्र ने, ठीक है, केंद्रीय। हमारे इंडिया में तो भाई कौन पैसों को कौन प्रिंट करता है, वो करता है, प्रिंटिंग करता है। ओबीसी जो हमारी मिंट है मैसूर में वो करती है लार्ज लेवल पे, और केंद्र सरकार करवाती है, राज्य सरकार कोई पैसे छपवा सकती है, नहीं छपवा सकती, ठीक है। और देखिए, तो ये होता है हमारी कॉइन की डेफिनेशन, ठीक है। तो मतलब हमारी जो एक्सप्लेनेशन है ना उसमें सब ये जो कॉइन है, बैंक नोट है, ठीक है, वही समझाया। अब देखिए एक्सप्लेनेशन 3, अ पर्सन कमिट्स द ऑफेंस ऑफ काउंटरफीटिंग गवर्नमेंट स्टैम्प। तो बता रखा है एक्सप्लेनेशन 3 में कि एक व्यक्ति, ठीक है, अपराध कर देता है, और अपराध कौन से वाला, जो काउंटरफीटिंग, जाली बनाना, डुप्लीकेट बनाना सरकारी स्टैम्प्स को, ठीक है। स्टैम्प, अब सरकारी स्टैम्प्स क्या होता है, ये स्टैम्प पेपर वगैरह, ठीक है। तो वो देखिए, हु काउंटरफीट्स बाय causing a genuine stamp of one documentation to appear like a genuine stamp of the different denomination।
अब बता रखा है कि एक व्यक्ति अपराध कर देता है, काउंटरफिटिंग करता है वो सरकारी स्टैंप्स की। कैसे करता है वो? हु काउंटरफिट्स बाय, जो कि जाली बनाता है, डुप्लीकेट बनाता है, बाय कॉजिंग अ जेन्युइन स्टैंप ऑफ वन डिनोमिनेशन की, एक जो जेन्युइन स्टैंप है, जो जेन्युइन जो ओरिजिनल एक स्टैंप है गवर्नमेंट की, उसकी जो डिनोमिनेशन है उसको क्या करता है? टू अपीयर लाइक अ जेन्युइन स्टैंप ऑफ डिफरेंट डिनोमिनेशन की, एक व्यक्ति जो सरकार की जेन्युइन स्टैंप पेपर है उसको उसको दिखने के लिए ऐसा जालीपन करता है कि वो दिखे, कैसे दिखे? वो डिफरेंट डेनोमिनेशन, ठीक है, और डिफरेंट डेनोमिनेशन की एक असली स्टैम्प की तरह लगे। मतलब जो एक आई तो थी नेटफ्लिक्स पे या फिर अमेजोन प्राइम पे एक वीडियो सीरीज आई थी जिसमें ये तेलगी, जिसमें तेलगी तुलगी होता है, ये जो गवर्नमेंट स्टैम्प्स को मतलब प्रिंट करता है और बहुत बहुत ही मतलब लार्ज लेवल पे पैसे रेवेन्यू इकट्ठा कर लेता है अपने पर्सनल चीटिंग करके। तो उसके ऊपर यही तो चार्ज लगे थे सारे काउंटर फिटिंग करने के गवर्नमेंट स्टैम्प्स को। ठीक है, तो ये बताया गया हमारे एक्सप्लेनेशन 3 में, ये बता रखे कि गवर्नमेंट स्टैम्प्स में मतलब मान के चलो क्या है कि एक व्यक्ति गवर्नमेंट स्टैम्प को जाली बनाता है, जब वो एक गवर्नमेंट की जेन्युइन स्टैम्प को, ठीक है, काउंटरफिट कर देता है कि वो गवर्नमेंट स्टैम्प लगने लग जाए, अपीयर होने लग जाए एक 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 और ओरिजिनल स्टैम्प के द्वारा, पर वो जो ओरिजिनल स्टैम्प की तरह अपीयर होगी वो डिफरेंट डेनोमिनेशन की होगी। अब डेनोमिनेशन इसमें क्या है? डेनोमिनेशन हर गवर्नमेंट स्टैम्प के ऊपर, चाहे वो 100 रुपए की हो, चाहे 500 की हो, चाहे 1000 की हो, चाहे 10,000 की हो, चाहे 5,000 की हो, चाहे 20 की हो, चाहे 1 लाख की हो, उसके ऊपर डिफरेंट डेनोमिनेशन लिखी रहती है, नंबरिंग लिखी रहती है। तो अब एक व्यक्ति ने एक स्टैम्प पेपर लिया, उस पर मान के चलो एक स्टैम्प पेपर भाई डिफरेंट नंबर आएगा, डिफरेंट डेनोमिनेशन आएगी। अब उसने उसी की तरह एक फर्जी स्टैंप बना ली, ठीक है, फर्जीवाड़ा करके एक दूसरी स्टैंप बनवा ली और उस ओरिजिनल स्टैंप नंबर का उसके ऊपर फर्जी पे नंबर दे दिया, और उस फर्जी के उसने छपा दी कम से कम मान के चलो बहुत सारे अलग अलग नंबरों से। तो वो क्या होगा? वो भी काउंटरफिटिंग हुई, जाली माना जाएगा कि उस व्यक्ति ने गवर्नमेंट स्टैंप्स को जाली बनाया। ठीक है, अब देखिए एक्सप्लेनेशन 4, अ पर्सन कमिट्स द ऑफेंस ऑफ काउंटरफिटिंग कॉइन हु इंटेंडिंग टू प्रैक्टिस डिसेप्शन। तो माना जाता है एक अपराधी ने अपराध कर दिया है, ठीक है, कॉइन्स को, सिक्कों को जाली बनाकर, डुप्लीकेट बनाकर, कैसे? वो इंटेंडिंग टू प्रैक्टिस डिसेप्शन, जिसकी इंटेंशन थी कि वो सिक्कों को डुप्लीकेट बनाकर क्या करेगा? डिसेप्शन, ठीक है, डिसेप्शन, धोखेधड़ी प्रैक्टिस करेगा, ठीक है, फरेबबाजी प्रैक्टिस करेगा, ठीक है, और नोइंग इट टू बी लाइक डिसेप्शन विल देयर बाय बी प्रैक्टिस, या फिर जो व्यक्ति काउंटरफिट कर रहा है कॉइन्स को, सिक्कों को, ठीक है, उसको जानकारी है कि मैं इन सिक्कों को, जो भारत सरकार के जो सिक्के हैं, कॉइन्स हैं, इनको जाली तो बना रहा हूं, पर इसको जानकारी है कि ये यूज किए जाने वाले हैं किसके लिए? डिसेप्शन, फरेबबाजी के लिए, धोखाधड़ी के लिए। अब देखिए causes a genuine coin to appear like a different coin, और वो फिर क्या नतीजे क्रिएट करता है एक ऑफेंडर? वो एक जेन्युइन कॉइन को दिखने के लिए मजबूर कर देता है कि ये एक क्या है, कि ये क्या है? डिफरेंट कॉइन है। मतलब जेन्युइन कॉइन तो मान के चलिए 5 रुपीज का, उसके एक व्यक्ति बहुत सारे काउंटरफिट मेटल कॉइन्स बना देता है और उसी की तरह की कॉपी। तो अब उसको इंटेंशन है कि ये जो मैंने कॉपी बनाई है काउंटरफिट कॉइन 5 के रुपए, ये मार्केट में फैल जाएंगे और मैं इनको बेचूंगा आराम से। अब एक व्यक्ति ने मान के चलो 5 के नकली कॉइन छपवा लिए और अब उसने पार्टीज को देना चालू कर दिया, जो उसके खरीदार हैं वो बोलता है कि 5 के हैं, ये मार्केट में 5 के चलेंगे, तो मेरे को 1 के हिसाब से पैसे दे दो। तो अब क्या हुआ? अब उसने काउंटरफिट कॉइन किया और उसकी इंटेंशन क्या थी? अब जो उसके बायर्स उससे कॉइन ले रहे हैं तो वो उसको घर में रख के वो तो थोड़ी करेंगे, पूजेंगे थोड़ी, वो तो उसको रख के क्या करेंगे? बेचेंगे कस्टमर्स में। ठीक है, तो ये था हमारा एक्सप्लेनेशन 4। अब हम पढ़ते हैं हमारी सेक्शन 178 की एक्सप्लेनेशन 5, जो कि हमारी लास्ट एक्सप्लेनेशन है। देखिए, द ऑफेंस ऑफ काउंटरफिटिंग कॉइन इंक्लूड्स डिमिनिशिंग द वेट और अल्टरेशन ऑफ द कंपोजिशन। तो मान के चलिए जो अब काउंटरफिट जाली बनाने का, जो कॉइन्स को, ठीक है, सिक्कों को जाली बनाने का जो अपराध है, उसमें शामिल है क्या कि किसी कॉइन को आपने उसका वेट गिरा दिया। भाई कॉइन का वेट कितना होता है? मुश्किल से मुश्किल एक 5 रुपए का कॉइन का वेट कितना होगा? 5 ग्राम होगा, 7 ग्राम होगा। लेकिन अब क्या किया, मेटल का जो डुप्लीकेट कॉइन बनाया एक ऑफेंडर ने, उसने उस 5 रुपए का जो कॉइन है उसका जो कॉपी बनाया, उसका वेट 2 ग्राम ही रखा। तो ये भी क्या होगा? एग्जैक्ट कॉपी नहीं बन पाया। भाई 2 ग्राम का तो है। इंटेंशन क्या थी कि 2 ग्राम का बनाकर चलाऊंगा, ठीक है, क्या पता वो मेटल के पैसे ही बचाना चाह रहा हो, वो अपराधी ऑफेंडर है। अब देखिए, ऑफ द कंपोजिशन और अल्टरेशन ऑफ द अपीयरेंस ऑफ द कॉइन, या फिर एक व्यक्ति ने अल्टरेशन ही कर दी। अल्टरेशन किसमें करी? कि जैसा वो कॉइन लगता था उसी में ही गड़बड़बाजी कर दी और एक नकली सिक्का बना दे, तो वो भी काउंटरफिटिंग कॉइन का ही ऑफेंस बनेगा। ठीक है, तो ये था हमारा सेक्शन 178 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता, जो कि इंपोर्टेंट था। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 179 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता, जो कि बताता है यूजिंग अ जेन्युइन फोर्ज और काउंटरफिट कॉइन, गवर्नमेंट स्टैम्प, करेंसी नोट और बैंक नोट। अब यूज एक व्यक्ति जिसके पास जाली, फर्जी,
ठीक है, सिक्का है, ये करेंसी नोट्स है 500 के 1000 के उसके पास है, ठीक है, या फिर गवर्नमेंट स्टैंप है एक व्यक्ति के पास और वो फर्जी है, जाली है, ठीक है, काउंटरफिट है, ठीक है, या फिर करेंसी नोट है या फिर बैंक नोट। अब उस व्यक्ति को पास है और उसको पता है कि मेरे पास फर्जी है और तब भी यूज करता है, इस्तेमाल करता है उसको मार्केट में, तो अब उसके ऊपर अपराध बनेगा सेक्शन 179 का, ठीक है। तो अब देखिए बस यूजिंग एज जेन्युइन को आप अंडरलाइन कर लीजिए और गोला कर लीजिए, ठीक है। अब सेक्शन 179 की मैं बॉडी पढ़ा रहा हूं, देखिए whoever imports और एक्सपोर्ट्स, तो जो कोई भी इंपोर्ट करता है मतलब इंडिया में बनाता है या किसी बाहर देश के कॉइन्स, ठीक है, या बाहर देश की करेंसी नोट, बैंक नोट्स, और इंडिया में एक व्यक्ति ने ऑफेंडर ने बनाया और एक्सपोर्ट कर दिया किसी बाहर देश में, और इंपोर्ट्स, ठीक है, whoever imports और एक्सपोर्ट, तो जो कोई भी या तो भारतवर्ष में मंगवा लेता है या फिर भारतवर्ष से बाहर भेज देता है, क्या, और सेल्स और डिलीवर्स टू, या फिर बेचता है या फिर सेल्स बेच देता है या फिर क्या करता है डिलीवरी या फिर डिलीवरी दे देता है, क्या, टू और बाय और रिसीव्स फ्रॉम, या फिर खरीद लेता है या फिर प्राप्त करता है एनी अदर पर्सन, फ्रॉम एनी अदर पर्सन, एक व्यक्ति या तो बेच देता है या फिर उसको डिलीवरी करवाता है बिना बेचे ही, या फिर खरीद लेता है या फिर रिसीव प्राप्त करता है, ठीक है, बिना खरीदे ही, क्या, एक व्यक्ति से क्या खरीदता है, दूसरे व्यक्ति से क्या खरीदता है, और अदरवाइज ट्रैफिक्स, या फिर और अन्य तरीके से ट्रैफिक्स मतलब तस्करी करता है, ठीक है, और यूजेज एज जेन्युइन, या फिर असली की तरह यूज करता है, जेन्युइन की तरह यूज करता है, क्या, एनी फोर्ज और काउंटरफिट कॉइन, किसी भी फोर्ज मतलब किसी भी मतलब नकली, मतलब फोर्ज, और फोर्ज क्या होता है कि मतलब एक जो असली एक असली जो करेंसी थी, एक असली जो कॉइन था, एक असली जो करेंसी थी, एक असली जो कॉइन था, उसको यूज करा एक व्यक्ति ने, ठीक है, या इंपोर्ट करा या एक्सपोर्ट करा, ठीक है, या फिर प्राप्त किया या फिर डिलीवर किया, ठीक है, या फिर ट्रैफिकिंग तस्करी की, ठीक है, एक नकली एक काउंटरफिट कॉइन की, करेंसी नोट की, और किसकी तरह, एज जेन्युइन, ठीक है, असली की तरह, क्या होगा आप देखिए, एनी फोर्ज और काउंटरफिट कॉइन, स्टैम्प, करेंसी नोट और बैंक नोट, नोइंग और हैविंग रीजन टू बिलीव, मेंसरिया क्या आ गया, मेंसरिया क्या आ गया, अब हमारे सेक्शन 179 में मेंसरिया आ गया है, क्या मेंसरिया आ गया है कि एक व्यक्ति जो एक्सपोर्ट कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है, ट्रैफिक्स कर रहा है, फर्जी और जाली करेंसी को, ठीक है, बैंक नोट को, ठीक है, कॉइन को, तो उसको जानकारी है या फिर उसको यकीन करने के कारण है, क्या, द सेम टू बी फोर्ज और काउंटरफिट, कि ये जाली है, फर्जी है या फिर ये डुप्लीकेट है, तो देखिए अब क्या सजा मिलेगी उसको, शैल बी पनिश विद इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, तो ऐसा करने पर उस व्यक्ति को इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, उम्र कैद की सजा मिलेगी, ठीक है, और विद इम्प्रिजमेंट ऑफ ईदर इश्यू फॉर टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 10 इयर्स, या फिर उसको 10 साल तक भी जेल कटवाई जा सकती है उस अपराधी को, ऑफेंडर को, एंड शैल आल्सो बी लायबल फाइन, और शैल फाइन है, जुर्माना मैंडेटरी लगेगा, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 179 की, जिस व्यक्ति को नॉलेज और जिस व्यक्ति को जानकारी और यकीन करने के कारण होते हुए भी उसने क्या किया, उसने इस्तेमाल किया एक फर्जी, एक फोर्ज और काउंटरफिट कॉइन, बैंक नोट, करेंसी या गवर्नमेंट स्टैंप, ठीक है, या फिर गवर्नमेंट स्टैंप इसमें नहीं है इंक्लूडेड, हमारे सेक्शन 179 में गवर्नमेंट स्टैंप इंक्लूडेड नहीं है, पर एक व्यक्ति ने बस एक्सपोर्ट किया या फिर इंपोर्ट किया, क्या कोई भी फोर्ज या फिर कोई काउंटरफिट कॉइन, कोई भी फोर्ज स्टैंप, कोई भी काउंटरफिट स्टैंप, कोई भी फोर्ज करेंसी नोट या फिर काउंटरफिट करेंसी नोट, कोई भी फोर्ज बैंक नोट या फिर काउंटरफिट या फिर फोर्ज करेंसी नोट या फिर काउंटरफिट करेंसी नोट, तो उस व्यक्ति को उम्र कैद, इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ की सजा मिल सकती है, और या फिर 10 साल तक भी जेल कटवाई जा सकती है और जुर्माना मैंडेटरी लगेगा, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 179 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 180 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता, जो कि बताता है पोजेशन ऑफ फोर्ज और काउंटरफिट कॉइन। अब एक व्यक्ति ने इस्तेमाल नहीं किया है, एक व्यक्ति ने इस्तेमाल नहीं किया है, किसको, जो कि फोर्ज और काउंटरफिट, डुप्लीकेट एक सिक्के को, डुप्लीकेट गवर्नमेंट स्टैम्प को, और एक डुप्लीकेट करेंसी नोट को और बैंक नोट को, बस बट उसकी पोजेशन में पाए गए हैं वो। एक व्यक्ति के पास, मान के चलो मेरा ये टेबल है, ठीक है, मान के चलो मैंने किसी से इंपोर्ट करवा ली थे ये सिक्के उक्के, ये बहुत सारे फर्जी, ये जो डुप्लीकेट जो सिक्के वगैरह होते हैं जो हमारे देश के करेंसी से मिलते हैं, ये सारी चीज मैंने मान के चलो ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट करवा ली थी। अब मैं उनको यूज नहीं कर रहा हूँ, मैंने अपनी ये जो मैं टेबल है, मेरे नीचे टेबल रखी इसके ट्राइपॉड स्टैंड के नीचे, इसके नीचे जो टेबल है, मैंने उसको उस सिक्कों से, उस पैसों से फुल भर के रखा हुआ है, ठीक है, मैं उसको पर मैं यूज नहीं कर रहा, तो लेकिन मेरे पोजेशन में तो है, तो ये भी अपराध है। देखिए सेक्शन 180 में, तो आप पोजेशन को मार्क कर लीजिए, बस अंडरलाइन गोला लगा लीजिए। अब देखिए सेक्शन 180 की बॉडी, whoever has in his possession any forged or counterfeit coin, अब जिस किसी के पास भी उसकी पोजेशन में, उसके पास भी मिला ना, क्या मिला, कोई फोर्ज्ड या फिर कोई काउंटरफिट कॉइन, स्टैंप, ठीक है, करेंसी नोट या फिर बैंक नोट, तो देखिए नोइंग और हैविंग रीजन टू बिलीव, और उस व्यक्ति के जिसके पास पोजेशन में मिला है ना,
उसको जानकारी है और उसको यकीन करने के कारण ये मेंसरिया भी आ गया। क्या है मेंसरिया? कि एक व्यक्ति जिसके पोजेशन में ये काउंटरफिट कॉइन, करेंसी, स्टैंप, ठीक है, बैंक नोट वगैरह है, उसको जानकारी है या फिर उसको यकीन करने के कारण है क्या, द सेम टू बी फोर्ज और काउंटरफिट की ये जो मेरे पास पोजेशन में ये रखे हुए हैं, ये सामान रखा हुआ है, ये नकली है और ये बिल्कुल ही डुप्लीकेट, फर्जी है, ठीक है, जाली है। तो अब देखिए क्या होगा, एंड इंटेंडिंग टू यूज द सेम, और अब पोजेशन में रखने से सजा नहीं होगी, साथ में क्या होना चाहिए, एंड प्लस में साथ में क्या और साबित करना है प्रोसिक्यूशन को, और एक व्यक्ति के पोजेशन में जो पाए जाते हैं, ठीक है, फोर्ज और काउंटरफिट कॉइन, स्टैम्प, करेंसी नोट्स, बैंक नोट्स, तो उसकी इंटेंशन भी होनी चाहिए क्या, टू यूज द सेम एज जेन्युइन, कि मैं इनको कभी ना कभी जेन्युइन की तरह, ठीक है, बिल्कुल असली की तरह इस्तेमाल करूंगा। और दैट इट में भी यूज एज जेन्युइन, कि ये अभी तो जेन्युइन की तरह यूज नहीं हो पा रहे हैं, अभी तो मेरी टेबल पे रखे, मैं कभी ना कभी आने वाले 2, 4, 5, 10 साल में इनको यूज करूंगा जेन्युइन की तरह, ठीक है, असली दिखाकर। तो देखिए क्या सजा मिलेगी उस व्यक्ति को जिसकी पोजीशन में ये जाली और फर्जी नोट है और वो कभी ना कभी उनको यूज करने वाला है, ये साबित करना पड़ेगा मेंसरिया, ठीक है। क्या, शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर इश्यू फॉर अ टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 7 years और विद फाइन और विद बोथ, और या फिर उसको क्या सजा मिलेगी, 7 साल तक की जेल कटवाई जाएगी या फिर जुर्माना भी, या फिर दोनों भी, ठीक है। तो एक व्यक्ति के पास पोजेशन में है, अभी उसने यूज नहीं किया, बस पोजेशन में पाए गए हैं, लेकिन उसकी इंटेंशन भी, उसका मेंसरिया भी साथ साथ साबित करना पड़ेगा प्रोसिक्यूशन को कि हाँ भाई इस व्यक्ति के पास, जिसके पास पोजेशन में ये फर्जी नोट, कॉइन, बैंक नोट वगैरह, स्टैंप वगैरह पाई गई है ना पोजेशन में, प्रोसिक्यूशन सरकारी व्यक्ति को साबित करना पड़ेगा। तो इसकी इंटेंशन भी थी, इसका इरादा भी था कि मैं इनको, इन जो ये जो कॉइन्स है फोर्ज्ड और काउंटरफिट, इनको कभी यूज करने वाला हूं मैं एज अ जेन्युइन, असली की तरह, तभी सजा मिल पाएगी 7 साल तक की, ठीक है, और तभी या तो जुर्माना भी लग सकता है या फिर दोनों भी, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 180 का मेन पार्ट। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 180 की एक्सप्लेनेशन। देखिए एक्सप्लेनेशन, और ये आज जो सेक्शन 180 की जो एक्सप्लेनेशन है, स्पष्टीकरण है, ये आज का हमारा आखिरी प्रावधान रहेगा, ठीक है। फिर हम कल से सेक्शन 181 के बाद वाले प्रावधान पढ़ेंगे। अब देखिए सेक्शन 180 की एक्सप्लेनेशन, स्पष्टीकरण, जो कि बताती है, इफ अ पर्सन एस्टेब्लिश द पोजेशन ऑफ द फोर्ज और काउंटरफिट कॉइन, स्टैम्प, करेंसी नोट और बैंक नोट टू बी from a lawful source, it shall not constitute an offense under this section। तो अब एक व्यक्ति ने, जिसके पास पोजेशन मिली थी एक फोर्ज्ड या फिर काउंटरफिट कॉइन की, स्टैम्प पेपर की, करेंसी नोट की, बैंक नोट की, उसने ये एस्टेब्लिश, उसने साबित करके रख दिया, उसने एस्टेब्लिश, उसने ये बिल्कुल साबित करके रख दिया, उसने एस्टेब्लिश करके रख दिया कि क्या, कि मेरे पास ये जो ये पोजेशन है ना, फोर्ज और काउंटरफिट कॉइन की, स्टैम्प पेपर की, ठीक है, करेंसी नोट की, बैंक नोट की, ये एक लॉफुल सोर्स से है, मतलब एक कानूनन सोर्स से मेरे पास है इसकी पोजीशन, ठीक है। इट शैल नॉट कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन, तो अब ये अपराध नहीं बनेगा इसके अंतर्गत, सेक्शन 180 के अंतर्गत अब ये अपराध नहीं बनेगा। अब लॉफुल सोर्स से एक व्यक्ति के पास पोजीशन कैसे हो सकती है, मान के चलो, फॉर एग्जांपल मान के चलो जम्मू एंड कश्मीर में, मान के चलो कि एग्जांपल लेते हैं, जम्मू एंड कश्मीर में एक टेररिस्ट ग्रुप ने बहुत सारे इंडियंस को, जम्मू कश्मीर जो इंडियंस है उनको क्या करा, उनको होस्टेज बना लिया, और वो क्या करते हैं, अब वो तो टेररिस्ट एक्ट में फॉल कर जाएगा, पर उनके साथ ये भी चार्ज लग सकता है। अब देखिए तो क्या हुआ, अब वो मांग रहे हैं रैंसम, ये तो टेररिस्ट एक्ट में फॉल करेगा, आई नो, बट इसका भी कनेक्शन हो सकता है। देखिए अब सरकार ने उनको रैंसम देने के लिए एग्री कर दिया, पर इससे पहले रैंसम के पैसे रेडी होते और जो जिसको रैंसम देना है, मतलब डिलीवर करना है, उसको सरकार ने पैसे दे दिए कि जाओ और तुम उनको रैंसम दियो। अब क्या होता है, अब इतने में आर्मी का ग्रुप जाके उन आतंकवादी को मतलब उनका खात्मा कर देता है। लेकिन अब जिस व्यक्ति को सरकार ने डिलीवरी की थी रैंसम की, कि आप उन आतंकवादी को जाके पैसे दे दो, ठीक है, और वो इनको जम्मू कश्मीर के इंडियंस को छोड़ देंगे, ठीक है। तो उस व्यक्ति ने क्या किया, उस व्यक्ति की इंटेंशन थी, क्या इंटेंशन थी, कि सरकार ने मेरे को पैसे दे दिया, मैं इनको अपने पास रखता हूँ, अपनी पोजीशन में रखता हूँ, और सरकार तो भूल जाएगी अब इतना बड़ा हमला हुआ था और अभी व्यक्ति को छुड़वाया गया, इंडियन सिटीजन को, तो वो भूल जाएगी क्या पैसे पूछे। या फिर मान के चलो आतंकवादियों ने 10 करोड़ की रैंसम मांगी थी, अब आर्मी ने एक ऑपरेशन करके रैंसम देने से पहले ही उन आतंकवादियों को किल कर दिया। अब जिस व्यक्ति को सरकार ने अथॉरिटी दी थी कि तुम रैंसम मनी दे आओ, अब उसने क्या किया, उसने कोई फर्जी नोट निकालकर, आधे जो 10 करोड़ रुपए सरकार ने उसको प्रोवाइड कराए थे कि तुम जाके दिया, उसने क्या किया, उसने 5 करोड़ तो असली रखे, या फिर मान के चलो पूरे 10 करोड़ के 10 करोड़ नकली, ठीक है, नकली उसमें मिला दिए और सरकार को नकली दे दिए और अपने आप असली रख लिए। अब उसने क्या किया, अब उसने एक्सचेंज तो करे, उसने 420 के लिए सरकार के साथ, तो मान के चले क्या किया, अब उसने वो फर्जी भी रख लिए और सारे, ठीक है। एक व्यक्ति बस मान के चलो, ये एग्जांपल तो थोड़ा ट्रिकी सा हो गया, ये छोड़ो, मान के चलो एक व्यक्ति के पास पोजेशन में है और क्या है, बस जाली फर्जी
कोई कॉइन, कोई स्टैम्प और कोई बैंक नोट या फिर कोई करेंसी नोट किसी भी देश का, ठीक है। इसमें कोई स्पेसिफिक हमारी इंडिया मेंशन नहीं, किसी भी देश का हो सकता है वो। तो एक व्यक्ति के पास पोजेशन में है ना, बस साथ साथ, ठीक है, उसकी इंटेंशन, उसका इरादा भी होना चाहिए। क्या इरादा होना चाहिए उसका, कि मैं इस फर्जी नोटों को, इस फर्जी सिक्कों को कभी ना कभी इस्तेमाल करूंगा जेन्युइन की तरह, असली की तरह, तभी लाइबिलिटी बनेगी उस अपराधी की, वरना लाइबिलिटी नहीं बनेगी। और पोजेशन में उस व्यक्ति ने रखा हुआ है ना काउंटरफिट जाली फर्जी नोटों को, कॉइन्स को, तो उसको क्या होना चाहिए, उसको जानकारी होनी चाहिए और उसको यकीन करने के कारण होने भी चाहिए कि ये फर्जी हैं। उसको पता भी होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि जो मेरे पास ये पोजेशन में पैसे पूसे रखे हुए हैं ना, ये फर्जी हैं, ये नकली हैं, जाली हैं, ये असली नहीं है। उसको ये भी होना चाहिए। और साथ साथ अगर उसके मेंसरी भी प्रूव करना पड़ेगा प्रोसिक्यूशन को, इसकी इंटेंशन भी थी, इसने जो फर्जी पैसे रखे हुए थे अपने पास पोजेशन में, इसकी इंटेंशन भी थी कि ये कभी ना कभी इसको इस्तेमाल करने वाला है। और किसकी तरह इस्तेमाल करने वाला है, जेन्युइन की तरह, तभी सजा मिलेगी एक व्यक्ति को, ऑफेंडर को। और कितनी मिलेगी, 7 साल तक की जेल कटवाई जाएगी, 7 साल तक की, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 180 ऑफ दी भारतीय न्याय संहिता। और एक्सप्लेनेशन क्या कह रही है कि एक व्यक्ति ने ये एस्टेब्लिश या साबित करके रख दिया, या फिर बिल्कुल एक फाउंडेशन बना करके रख दी, उसने साबित करके रख दिया, प्रूव करके रख दिया, कि एस्टेब्लिश करके रख दिया क्या, कि जो मेरे पास काउंटरफिट कॉइन्स की, स्टैम्प की, बैंक नोट की, करेंसी नोट की जो पोजीशन है ना, वो एक लॉफुल सोर्स के द्वारा मेरे पास आई है, तो उसको सेक्शन 180 के तहत कभी सजा नहीं हो सकती, क्योंकि उसको एक्सप्लेनेशन का डिफेंस मिल जाएगा, ठीक है। मान के चलो सरकार ने मेरे को मुहैया करवा रखे है फर्जी नोट, और क्या करने के लिए कि मोहित आप ढूंढो, मार्केट में बहुत सारे फर्जी नोट घूम रहे हैं, इस तरीके के फर्जी नोट आपको जहां भी मिल जाए ना, वहां पे आप हमको बताओ, और आप हम वहां उनको अरेस्ट करेंगे। तो अब भाई सरकार का भी डिपार्टमेंट है जो इन फर्जी नोटों को पकड़ने के लिए अपने इन्वेस्टिगेशन चलाते रहता है, अपनी इंक्वायरी चलाता रहता है, ठीक है। तो अब सरकार ने अपने रिलायबल सोर्सेज को पैसे दे दिए जो फर्जी नोट जो मार्केट में घूम रहे हैं। और मान के चलो मेरे को उन्होंने पैसे दे दिए अलग अलग तरह के बहुत सारे नोट्स। अब मान के चलो चाहे उन्होंने अब चाहे मेरे को 1 लाख रुपए फर्जी वाले दिए ना, जो सरकार ने, जो लॉफुल सोर्स है, जो सरकार के डिपार्टमेंट है जो कि फर्जी नोटों को पकड़ता है, जो भारतवर्ष के अंदर घूम रहे हैं मार्केट में, तो मेरे को उन्होंने दे दिया कि भाई आप मार्केट में ज्यादा रहते हो, आप अब देखो आपके पास हूबहू कोई नोट वैसा आएगा जो एक व्यक्ति चला रहा है, यूज कर रहा है, और वो नोट इस फर्जी नोट से जो हम आपको दे रहे हैं उससे मिल जाए ना, तो हमें बता दो, हम उसको पकड़ेंगे। तो अगर इन बाय चांस सरकार ने जो मेरे को पैसे दे रखे, पुलिस ऑफिसर आके मेरे को गिरफ्तार कर लेते, अरे फर्जी नोट ले रहा तू दिखा, तो मैं उनको क्या कहूंगा, भाई ये लॉफुल सोर्स है, क्योंकि मेरे को गवर्नमेंट नहीं बोला हुआ कि तुम फर्जी नोट को असली नोट जो तुम्हें कस्टमर देते हैं उनसे मैच करा करो, और किसी पे भी अगर आपको सस्पिशन हो तो तुरंत हमें बता देगा। तो मेरा लॉफुल सोर्स है, मेरे को अब सेक्शन 180 के तहत पनिशमेंट सजा 7 साल तक की नहीं मिल सकती, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 180 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता, जो कि मैंने आपको समझाया। तो आज की वीडियो हमारी यही खत्म होती है, जिसमें मैंने आपको सेक्शंस कौन कौन से कराए, मैंने आपको सेक्शंस आज कराए हैं 172 से लेकर, ठीक है, 180 तक, ठीक है। 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 169, 180, ठीक है। 172 टू सेक्शन 180 मैंने आपको आज पढ़ाए हैं बीएनएस के। अब कल वाली क्लास में हम सेक्शन 181 के बाद वाले प्रावधान पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर कोई भी डाउट हो तो मेरे ईमेल पे आप मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको 100% समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो आज के लिए भाई इतना ही। सो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।